अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, वेलकम टू बैक माय चैनल नावल्स हब। तो हम लोग जो आज का नावल जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है अल्लाह के वास्ते असकलम अमायमा शफीक कुरैशी। चलिए जी पढ़ते हैं इस नावल की आज की हमारी पहली किस्त की जानिब। बारिश पूरे जोरों शोर से बरस रही थी। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बिजली अपनी तमाम गरज के साथ चमक रही थी। वो इस वसी कमरे में पलंग के साथ जमीन पर टेक लगाए बैठी थी। सर घुटनों में दिए जारो खतार रो रही थी। घने सियाह बाल किसी आबशार के मानिंद इसके चेहरे के इर्द गिर्द फैले हुए थे। अचानक दरवाजे खुलने की आवाज से वो चौंकी, मगर उसने सर नहीं उठाया। वो भारी कदम उठाता उसके करीब आया था। पूरे कमरे में इसके कदमों की आवाज गूंजी थी। वो बिल्कुल उसके करीब आकर बैठ गया। आखिर तुम्हारा ये मातम कब खत्म होगा? भारी गंभीर आवाज कमरे में गूंजी थी। प्लीज मुझे जाने दो, रात गुजर जाएगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इसने सर उठाकर नम आंखों से कहा था। तो तुम यहाँ से जाना चाहती हो? वो उसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगा, जिस पर उसने जोर जोर से सर हिलाया था। ठीक है, मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूँ, इनमें से कोई एक चुन लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आंखों में गहरी चमक लिए वो उसे कह रहा था। वो इसी की तरफ देख रही थी। पहला ऑप्शन, मेरे साथ एक हफ्ते तक इस घर में रहो, एक दो पार्टीज अटेंड करो, उसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो कुछ सोचते हुए बोला, हाँ वो क्या कह रही थी तुम? हाँ याद आया, गर्लफ्रेंड गाली, तवाइफ से भी बदतर, बस वही बनकर। मैं वादा करता हूँ तुम्हें हाथ लगाना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। बस हम दुनिया वालों को ऐसे दिखाएंगे कि हम दोनों साथ हैं। वो निहायत ही संजीदा लहजे में गोया हुआ, जबकि उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। वो मुंह फेर गई। आंसू एक बार फिर लड़ियों की सूरत में बहना शुरू हो गए। आखिरी शख्स से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, क्या जी किया जा सकती थी। दूसरा ऑप्शन, इसने फिर से बोलना शुरू किया। वो जानती थी अब यकीनन कोई फजूल बात ही करेगा। देखो बुलबुल, तुम जब से यहाँ आई हो बार बार एक ही वर्ड कर रही हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन देखो तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। कितना बेरहम है ना तुम्हारा अल्लाह, इसने तमस्कुर उड़ाते लहजे में कहा। वो अब भी मुंह फेरे हुए थी। इसकी सिल्की घने बालों से इसका चेहरा छुपा हुआ था। आंसू अब भी मुसलसल बह रहे थे। कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद इस शख्स ने फिर बोलना शुरू किया, लेकिन मैं तुम्हारे अल्लाह की तरह बेरहम नहीं हूँ। इसके पुकारने के बजाय मुझे पुकारो, मुझसे माफी मांगो, मेरे आगे गिड़गिड़ाओ। शायद मुझे तुम पर रहम आ जाए, शायद नहीं, यकीनन मुझे तुम पर रहम आएगा। फिर मैं खुद तुम्हें वापस छोड़ाऊंगा, वादा रहा। वो जो कितनी देर से रुख मोड़े हुई थी, इसकी बात सुनकर बेयकीनी से इस शख्स की तरफ देखने लगी। क्या वो मजाक कर रहा था? नहीं, मजाक नहीं कर रहा था। तो फिर क्या? वो इसे शिर्क करने को कह रहा था। शिर्क जो गुनाह कबीरा है। वो समझ नहीं सकी आखिर वो शख्स कौन था, फिरौन, नमरूद या फिर उससे भी बदतर। कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच लो, बहुत वक्त है अभी, मैं फिर आऊंगा। ये कहकर वो रुका नहीं, बल्कि तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर जा चुका था। जाते जाते वो दरवाजा लॉक करना न भूला था। इसके जाने के बाद एक बार फिर वो घुटनों में सर दिए सारो कतार रोने लगी। इसके लिए दोनों ऑप्शन से नाकाबिल कबूल थे। कुछ देर रोने के बाद इसने किसी एहसास के तहत अपना चेहरा उठाया, आंसू साफ किए। नहीं, मैं हाँ नहीं मानूंगी। वैसे भी अल्लाह भी तो उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो पलंग का सहारा लेकर उठी और कमरे का जायजा लेने लगी। कहीं तो कोई खिड़की, कोई रास्ता, कुछ तो होगा। इसने कमरे का हर एक कोना छान मारा, यहाँ तक कि बाथरूम भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वो थक हार कर घुटनों के बल बैठी जमीन पर बैठ गई। आंसू एक बार फिर बहना शुरू हो गए। अचानक ही उसकी नजर कांच के टूटे हुए गिलास पर पड़ी, जो कुछ देर पहले ही इसके हैवान सिफत इंसान ने तोड़ा था। वो बेख्तियार कदम आगे बढ़ा गई और एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी कलाई पर रख लिया। उसके हाथों में लर्जिश थी। वो एक जिंदा दिल लड़की थी, लेकिन किस्मत की सितम जरीफी ने उसे कहां से कहां ला खड़ा किया था। दूसरों को जिंदगी की तरफ लाने वाली आज खुद अपनी जिंदगी खत्म करने वाली थी। लेकिन सवाल ये था कि वो क्या ये कर पाएगी? कांच को कलाई पर रखे वो कुछ देर सोचती रही, जबकि हाथ मुसलसल कपकपा रहे थे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती।
اس نے وہ کانچ کا ٹکڑا خود سے دور پھینکا اور شکست خور حالت میں واپس زمین پر بیٹھ گئی۔ اب وہ کیا کرے، کس سے مدد مانگے؟ تو کیا وہ شخص ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی اس کے اللہ نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ اس کا ایمان ٹگمگانے لگا، اور بس یہی وہ وقت تھا جب شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، معافی مانگ لو۔ دماغ کی صورت میں شیطان نے پہلی بساط پھینکی، نہیں یہ شرک ہے۔ دل نے جواباً کہا، ہرگز نہیں، وہ تو صرف معافی مانگنے کو کہہ رہا ہے۔ ہم کتنی ہی دفعہ بغیر غلطی کے معافی مانگتے ہیں، تو پھر آج کیوں نہیں؟ دماغ کی صورت میں شیطان نے ایک اور بار کیا، نہیں وہ صرف معافی مانگنے کا نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کو چھوڑ کر خود کو پکارنے کا کہہ رہا ہے، اور یہ شرک ہے۔ دل ہرگز ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے بے اختیاری اپنی دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھا، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ مگر آوازیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس وقت ایمان کی کمزور درجے پہ فائز تھی، اور ایسی صورت میں شیطان کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا؟ بلاخر شیطان نے اپنا آخری وار کیا، شرک ہے تو کر لو، کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی لڑکی اپنی عزت بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، وہ تو صرف معافی مانگنے کا کہہ رہا ہے، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی یہاں سے نکلنا زیادہ ضروری ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر سٹائے، اب آوازیں آنا بند ہو گئی، ہر طرف صرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ اب فیصلہ سے لینا تھا، اور وہ فیصلہ لے چکی تھی۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ وقت تھم جائے اور یہ رات یہی رک جائے، مگر وقت بھی کبھی کسی کے لیے رکا ہے؟ وقت کا کام ہے گزرنا، اور بالآخر وقت گزر گیا۔ فجر کی اذانیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، مگر اس شخص کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، وہ نہیں آیا تھا۔ یکدم دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ باہر ایک قدم اٹھاتا اس تک آیا اور بالکل اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں تو فیصلہ کر لیا تم نے؟ باہر ایک گمبھیر آواز ایک بار پھر گونجی۔ ہاں۔ اسے اپنی آواز کی سکھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ سامنے بیٹھا شخص اچھے سے جانتا تھا کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ پہلا آپشن وہ مر کر بھی نہیں چن سکتی تھی، یقیناً اس نے دوسرا آپشن ہی چنا تھا، اور وہ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ اس کا اللہ پر سے یقین توڑنا، اور بالآخر وہ آگے جھکا، وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی ہاں کے بعد کمرے میں ایک کہا گونجا۔ وہ آج واقعی خوش تھا، آخرکار وہ اس لڑکی کا غرور توڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اپیا اب بس بھی کر دے، اور کتنی دیر لگے گی؟ انایا نے بیزاری سے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا، بس میری جان، بس 5 منٹ، ناشتہ تقریباً تیار ہے۔ انابیا نے بہت لاڑ سے اپنی چھوٹی بہن سے کہا تھا، کیا اپیا کب سے یہی سن رہی ہوں، جلدی کریں نا، آپ کی وجہ سے میں لیٹ ہو جاؤں گی، آج میرا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے۔ انایا نے منہ بنایا، اگر اتنی ہی جلدی ہے تو خود کیوں نہیں بنا لیتی؟ مسرت بیگم کچن میں داخل ہوتے ہوئے ناگواری سے انایا سے کہا تھا۔ ان کی بات سن کر انایا کو جیسے تپ ہی چڑھ گئی، مگر آج اس نے اپنے مزاج کے برعکس خاصا تحمل کا مظاہرہ کیا۔ چچی جان، مجھے کھانا بنانا کہاں آتا ہے؟ انایا نے قدر معصومیت سے جواب دیا۔ ہاں تو سیکھ لو نا، سارا دن وہ بیچاری اکیلی لگی رہتی ہے، مجال ہے جو تم دونوں کو ذرا بھی احساس ہو۔ مسرت بیگم کے لہجے میں خفگی تھی، ایسی بات نہیں ہے چچی جان، میں سیکھ لوں گی، اور ویسے بھی میں تو ہمیشہ اپیا سے کہتی ہوں کہ بے شک مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، مگر میں باقی کاموں میں تو مدد کر سکتی ہوں نا، مگر اپیا ہمیشہ مجھے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں تم ابھی بہت چھوٹی ہو، رہنے دو۔ انایا نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، جس پہ انابیا نے اسے گھور کر دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ بھلا میں نے ایسا کب کہا؟ ہاں جیسے تو میں جانتی ہی نہیں ہوں تمہیں۔ مسرت بیگم منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی۔ کم از کم وہ صبح صبح اس بد دماغ لڑکی سے بحث کر کے اپنا بلڈ پریشر ہائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپیا، ان کے جانے کے بعد انابیا نے انایا کے سر پہ چپت لگائی۔ شرم نہیں آتی صبح صبح جھوٹ بولتے ہوئے؟ انابیا نے گھور کر دیکھا۔ نہیں، اپنے ہاتھ سے سر سہلاتے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا۔ ہائے اللہ، میں تو بھول ہی گئی، وہ چڑیل تو ابھی تک سو رہی ہے۔ اس سے پہلے انابیا کچھ کہتی انایا پہلے ہی بول اٹھی، لہٰذا انابیا نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ انابیا ناشتہ بنا چکی تھی، اب چائے کے لیے پانی چڑھانے رکھا تھا، تبھی اچانک اس کی نظر انایا پر پڑی، جو ایک جگ میں یک ٹھنڈا پانی بھر چکی تھی، اب فریزر سے برف کے کیوبز نکال رہی تھی۔ اینی تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انابیا نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں آیا اپیا، بس اس چڑیل کو جگانے کی کوشش کرنے جا رہی ہوں۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ سجائی۔ اس سے پہلے انابیا مزید کچھ کہتی وہ وہاں سے جا چکی تھی، اور انابیا بیچاری بس آوازیں ہی لگاتی رہ گئی، مگر اس کی یہاں سنتا ہی کون تھا؟ انایا ہاتھ میں جگ پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک کشادہ اور نفیس کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک پلنگ تھا، جس پر اس کی بہن چہرے پہ معصومیت سجائے سو رہی تھی۔ کمرے کے دائیں طرف الماری تھی، اور بیڈ کے سامنے دیوار پر خوبصورت سے ایک بک شیلف بنا ہوا تھا، جسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔
शेल्फ में बहुत सारी किताबें थी। अनाया तेज तेज कदम उठाती उसके पलंग के करीब पहुंच चुकी थी और अब मुसलसल घूर रही थी। दूसरी तरफ उसकी बहन अपने चेहरे पे दुनिया जहान की मासूमियत सजाए सो रही थी। इसके चेहरे पे इस कदर मासूमियत थी कि कोई भी शख्स इस पर ये जुल्म करने से पहले 100 बार सोचे, मगर वो भी अनाया थी, वो कहाँ पीछे हटने वाली थी। अनाया ने एकदम यक ठंडे पानी का जग उसके मुंह पर दे मारा और वो बेचारी जो अभी तक नींद के मजे लूट रही थी एकदम से उठकर बैठ गई। उठ जाओ मैडम, सुबह हो गई है। अनाया ने दोनों हाथ कमर पर रखकर घूरते हुए कहा, जहाँ दूसरी तरफ सिर्फ मासूमियत ही मासूमियत थी। इसने अधखुली आंखों से अपनी छोटी बहन की तरफ देखने की कोशिश की जो सामने बहुत खतरनाक तेवर लिए इसे घूर रही थी। इससे पहले अनाया इसे मजीद कुछ कहती वो यकदम से वापस बिस्तर पर ढह गई और देखते ही देखते वो वापस नींद के आगोश में जा चुकी थी। दिल की बच्ची, उठ जाओ, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अनाया ने अपनी बहन को उठाने की कोशिश की। दिल देखो, खुदा का वास्ता है उठ जाओ। वो मिन्नत पर उतर आई थी। 15 मिनट की जद्दोजहद के बाद वो थक हार कर मान चुकी थी। इसने निहायत अफसोस से खुद से 3 साल बड़ी बहन की तरफ देखा जिसका सारा बिस्तर और कपड़े भीग चुके थे, मगर वो फिर भी मजे से सो रही थी। दिल देखो, उठ जाओ वरना मैं तुम्हारी सारी किताबों को आग लगा दूंगी। ये आखिरी धमकी थी ऐनी, अगर तुमने मेरी किताबों को हाथ भी लगाए तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। अनादिल यकदम से उठकर बैठ गई और उसने उंगली उठाकर अनाया को वार्निंग दी। अनाया ने सुकून का सांस लिया। आखिरकार इसकी मेहनत रंग लाई। ठीक है, मैं कुछ नहीं करती तुम्हारी किताबों के साथ, मगर जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी वजह से पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती। अनाया ने घूर कर कहा, हाँ हाँ ठीक है, उठ गई हूँ। अनादिल ने कतरे नागवारियत से अनाया को देखा फिर और बिस्तर से उठ गई। अनादिल के लिए सिर्फ 2 ही चीजें अहम थी, एक किताबें, दूसरा उसकी नींद। इसे किताबों से इश्क था। वो हर किस्म की किताबें पढ़ती थी और जहां तक बात है नींद की तो उस पर हमेशा ही गालिब रहती थी। और एक बार अगर वो सो जाए तो इसे उठाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। वो सिर्फ अपनी मर्जी से ही उठती थी। नाश्ते की टेबल पे सब मौजूद थे और अनाया काफी जल्दी में नाश्ता कर रही थी। बेटा आराम से खाओ, अशफाक साहब ने अनाया से कहा। चाचा जान, मैं लेट हो जाऊंगी, आज मेरा यूनी का पहला दिन है। अनाया ने झट से कहा, मगर बेटा यूनी जाने में तो अभी वक्त है। यही तो मैं भी कह रही हूँ चाचा जान, बिला वजह सुबह सुबह उठा दिया मुझे। अनादिल ने दुहाई दी। तुम चुप रहो, तुम चुप ही रहो चुड़ैल। अनाया ने घूर कर अनादिल से कहा। ये तुमने चुड़ैल किसे कहा? अनादिल को सदमा पहुंचा। तुम्हें, पिटाई से जवाब दिया गया। और बस फिर क्या इनकी नोक झोंक फिर से शुरू हो गई। अच्छा बस चुपचाप खाना खाओ, अशफाक साहब ने थोड़े सख्त लहजे में इन्हें टोका, जिस पर इन दोनों को मजबूरन खामोश होना पड़ा। अशफाक साहब और उनके छोटे भाई शहजाद साहब एक साथ एक ही घर में रहते थे। इन दोनों का मुश्तरका बिजनेस था। अशफाक साहब और मुसरत बेगम को अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा। बड़ा बेटा जीशान, छोटा बेटा मोइज। जीशान अशफाक साहब के साथ बिजनेस में मदद करता और लाहौर वाली ब्रांच को संभालता, जबकि अशफाक साहब इस्लामाबाद वाली ब्रांच को संभालते थे और मोइज को इनको कामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी न थी। वो ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं सैर करने निकल जाता था। दोनों ही ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। छोटे भाई शहजाद साहब और उनकी अहलिया सलमा बेगम को अल्लाह पाक ने 3 बेटियों से नवाजा। बड़ी बेटी अनाबिया, फिर अनादिल और छोटी बेटी अनाया। सलमा बेगम अनाया की पैदाइश पर ही दुनिया फानी से कूच कर गई। इनकी मौत शहजाद साहब के लिए एक गहरा धचका साबित हुई, मगर उन्होंने अपनी बेटियों के लिए खुद को संभाला और उनकी अच्छी परवरिश करने की कोशिश की, मगर किस्मत ने इन्हें ज्यादा मौका ना दिया। अभी अनाया सिर्फ 8 साल की थी तब शहजाद साहब भी इस दुनिया फानी से कूच कर गए। अशफाक साहब ने अपनी यतीम भतीजियों के सर पर हाथ रखा और इनकी परवरिश की जिम्मेदारी उठा ली। अनाबिया ने मैट्रिक के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। इसे पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी ना थी और इसे आगे पढ़ने पर किसी ने मजबूर भी नहीं किया, जबकि अनादिल को पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी थी। इसका बस चलता तो वो अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं किताबों में गुजारती थी और वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद अशफाक साहब के साथ बिजनेस में हाथ बटाने का इरादा भी रखती थी। जबकि अनाया घर में सबसे छोटी और लाडली थी। इसे भी पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी न थी। इसने रो रो कर 12 जमातें पास की थी, जो कि अनादिल की मेहनत थी, और अब अचानक इसे पढ़ाई का शौक चढ़ गया था और इसने जिद करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। जबकि अनादिल अच्छे से जानती थी कि इसके पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी सिर्फ इंजॉय करने जा रही है। अनाया कब से हॉल में अनादिल का इंतजार कर रही थी, मगर वो आने का नाम नहीं ले रही थी। अनाया का गुस्से से बुरा हाल था। आखिरकार इसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो तेज तेज कदम उठाती कमरे की जानिब बढ़ गई।
सामने का मंजर देख के इसके कदम वहीं रुक गए। अनादिल अपने घने सियाह बालों में केचर में कैद करने की कोशिश कर रही थी, जो कि निहायत ही मुश्किल काम था क्योंकि इसके बाल घने और सिल्की थे। वो आसान से केचर में मुकीद नहीं होते थे। इसे काफी सारे पिंस का सहारा लेना पड़ता था। गुलाबी रंग की शलवार कमीज में नुमाया होती धुतिया रंगत, मेकअप से पाक चेहरा, चेहरे पर बला की मासूमियत, बला शबा। वो बहुत हसीन थी। फिर अचानक अनाया ने अनादिल को अपनी ये खूबसूरती छुपाते हुए देखा। तुम पर्दा क्यों करती हो? वो 1000 बार पूछा गया सवाल वो आज फिर से दोहरा बैठी। क्योंकि ये मेरे रब का हुक्म है, हाथों पर दस्ताने पहनते हुए अनादिल ने जवाब दिया। वो शरई पर्दा करती थी, हर किस्म की फैशन से पाक, पाँव में जॉगर्स और आखिर में चादर, ऐसा ओढ़ना कि चादर जैसे ओढ़ना वो कभी नहीं भूलती थी। इससे पहले अनाया मजीद कुछ कहती, हॉर्न की आवाज इनके कानों से टकराई। अनाया चलो, खान बाबा हॉर्न बजा रहे हैं। अनादिल कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, जिस पर अनाया ने एक सर्द आह भरी और कमरे से बाहर चली गई। अम्मा यतसाअलूना अनिल नबाइल इज़ा मिन लज़ी हम फी व मुख्तलिफून। सूरतुन निबा की तिलावत ने मस्जिद में एक समा बांध दिया। मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद बहुत सारे लोगों का हुजूम इकट्ठा था और एक साहब बहुत खूबसूरत आवाज में तिलावत कर रहे थे। माशाल्लाह जनाब, बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। तिलावत के इख्तिताम पर एक साहब ने इनसे कहा। अब बहुत सारे लोगों की इनकी आवाज को सराह रहे थे और वो साहब मुस्कुराकर दाद वसूल कर रहे थे। हुजूम के वहां से जाने के बाद वो साहब भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। तभी उनकी नजर एक बच्चे पे पड़ी जो एक सतून के पीछे छुपा हुआ था। वो मुस्कुराकर इस बच्चे की जानिब बढ़ गए। कैसे हो बरखुरदार? वो घुटनों के बल बैठ गए और निहायत ही शफीक लहजे में मुखातिब हुए। मेरा नाम बरखुरदार नहीं है। वो 7-8 साल का बच्चा था। सफेद कुर्ता शलवार, सर पे टोपी, फूले हुए गाल और माथे पर उभरी हुई 2 नन्ही शिकने। शायद इसे बरखुरदार कहना अच्छा नहीं लगा था। इन साहब ने बगौर इस बच्चे को देखा। तो फिर क्या नाम है आपका? मुस्कुराकर पूछा गया। मम्मा कहती है अजनबियों को अपना नाम नहीं बताते। अच्छा तो फिर हम दोस्ती कर लेते हैं। दोस्तों को तो नाम बताते हैं ना। इन्हें वो बच्चा बहुत अच्छा लगा था। मामा कहती है अजनबियों से दोस्ती भी नहीं करते। माथे पर अब भी शिकने थी। अच्छा जी, तो फिर मम्मा ये नहीं कहती कि इस तरह छुप कर किसी की तिलावत नहीं सुनते? मुस्कुराकर एक और सवाल पूछा गया। मेरी गलती नहीं है, आप खुद ही इतना ऊंचा पढ़ रहे थे तो मैंने सुन लिया। आंखों में आंखें डाले बड़ी झिटाई से जवाब दिया गया। आहा हा, आप बहुत क्यूट हो। अब की बार वो खुलकर हंसे थे, जबकि उनकी बात सुनकर माथे पर शिकने मजीद गहरी हो गई और वो फूले हुए गाल एकदम से लाल हुए। मैं क्यूट नहीं, क्यूट तो लड़कियां होती है, लड़के नहीं। अब की बार वो चीख उठा था, जबकि इन साहब को इस बच्चे से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, तो फिर लड़के क्या होते हैं? दिलचस्पी से पूछा गया। लड़के हैंडसम होते हैं। अपनी तरफ से इसने इन साहब की मालूमात में इजाफा किया था। तो मिस्टर हैंडसम, मुझे आपको मस्जिद में नमाज के लिए आते देखकर बहुत खुशी हुई है। वो वाकई खुश थे। मम्मा कहती है मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का होता है। सपाट लहजे में जवाब दिया गया। वाह, आपकी मम्मा तो बहुत अच्छी बातें करती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मम्मा कहती है कि अजनबियों से बात नहीं करते। मम्मा कहती है कि अजनबियों से दोस्ती नहीं करते। मम्मा कहती है कि नमाज पढ़ते है ना? उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा, जिस पर बच्चे ने इस बात में सर हिलाया। अगर कल को मम्मा ने ये कह दिया कि नमाज नहीं पढ़नी तो? उन्होंने शरारत से छोटे बच्चे से पूछा। तुम तो फिर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद इस बच्चे के जवाब ने इन साहब को बिल्कुल साकित कर दिया। हाय अल्लाह, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? हैरत की मारी मरियम की आंखें खुल गई। क्या मतलब है? अनादिल ने घूर कर देखा। मोहतरमा, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? बस ना पूछो, ऐनी की बच्ची ने सुबह सुबह उठा दिया। आज उसका यूनी में पहला दिन जो है। अनादिल ने बेचारगी से जवाब दिया। तभी मैं सोचूं आज ये मौजिजा हो कैसे गया? मरियम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, जिस पर अनादिल ने उसे घूरा। अभी तो लेक्चर में बहुत वक्त है। मैं खबरदार जो तुम लाइब्रेरी जाने का सोचा भी तो। अनादिल के बोलने से पहले ही मरियम बोल उठी और वह निहायत ही खतरनाक तेवरों से उसे घूरने लगी। लिहाजा अनादिल को अपना इरादा तर्क करना पड़ा।
अब वो मरियम के साथ चहलकदमी कर रही थी। मरियम, शाइस्ता और अनादिल बचपन के दोस्त थे। शाइस्ता की 12वीं जमात के बाद शादी हो गई थी और वो अपने शौहर के साथ हैदराबाद जा चुकी थी, जबकि मरियम और अनादिल दोनों यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे। दोनों इंग्लिश लिटरेचर के तालिब इल्म थे। मरियम काफी खुले जहन की मालिक थी। उसकी फैमिली काफी मॉडर्न थी और वो अपने ज्यादातर वक्त घूमने फिरने और पार्टीज में गुजारती थी। वैसे तो अनादिल की फैमिली भी काफी काफी मॉडर्न थी, मगर ख्वातीन पर फिर भी काफी पाबंदियां आई थीं। अनादिल को मुसलसल मोबाइल पर मसरूफ देखकर मरियम झुंझला उठी। दिल, क्या कर रही यार? मरियम ने कद्र बेजारियत से कहा। कुछ नहीं, बस हदीस पोस्ट कर रही थी। उफ दिल, आजकल कोई नहीं देखता ये सब। जानती हूँ, अनादिल ने मसरूफ अंदाज में जवाब दिया। तो फिर ये सब क्या है? जुगाड़, अनादिल ने एक लफ्जी जवाब दिया। जुगाड़? जुगाड़ है मतलब? मरियम कंफ्यूज थी। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी कौम हर काम में जुगाड़ लगाने में माहिर है, तो मैंने सोचा जब हर चीज में जुगाड़ करना है तो नेकी के मामले में क्यों नहीं। अनादिल ने बहुत नरमी से कहा, जबकि इसकी बात मरियम के सिर पर से गुजरी थी और वह हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुरात ली अनादिल को देखने लगी। इसकी ये कैफियत देखकर अनादिल ने फिर से बोलना शुरू किया। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई आयत, हदीस या कोई बात सोशल मीडिया पर डालो, इसे कोई ऐसा शख्स देख ले जो मरने वाला हो और उसके गुनाह और सवाब बराबर हो। मेरी पोस्ट की गई एक आयत सुनने, समझने या फिर इस पर अमल करने की वजह से वो जन्नत में चला जाए। या फिर यूं भी तो हो सकता है कि कोई अपनी जिंदगी से इस कदर मायूस हो कि खुदकुशी का इरादा रखता हो, फिर अचानक कोई सब्र की आयत या हदीस इसके सामने आ जाए और वो अपना इरादा तर्क कर दे। मरियम दम साधे अनादिल को सुन रही थी। ऐसा तो इसने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद अनादिल ने फिर से कहना शुरू किया। मैं ये नहीं कह रही कि इतना काफी है। इंसान को पहले अपने अमाल पे तवज्जो देनी चाहिए, मगर साथ ही साथ तबलीग भी करनी चाहिए। मरियम को कुछ हद तक अनादिल की बात समझ आ गई थी, मगर वह भी कंफ्यूज थी। मगर इस सब में जुगाड़ कहाँ से आया? इसकी बात सुनकर अनादिल मुस्कुरा उठी। ये जुगाड़ ही तो है। मुझे जन्नत चाहिए मरियम। अब अगर कोई शख्स मेरी वजह से बुराई से निकल कर नेकी के रास्ते पर आ जाए तो क्या इसका सवाब मुझे नहीं मिलेगा? मरियम को अब कहीं जाकर इसकी बात समझ आई थी। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ, नमाज पढ़ी तुमने फज्र की? अनादिल के कहने पर मरियम काफी खिजल का शिकार हुई। यार वो नहीं पड़ी ना, सॉरी, मैंने कोशिश की थी मगर आंख नहीं खुले। मरियम काफी शर्मिंदा थी। कोई बात नहीं, कल से मैं तुम्हें खुद फोन करके उठाऊंगी, अनादिल ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर मरियम ने सर उठाकर उसे देखा। इसे लगा था कि शायद वो उसे डांटेगी, मगर अनादिल तो मुस्कुरा रही थी। वो ऐसी ही थी, हद दर्जा नरम मिजाज। नमाज एक फर्ज इबादत है। सिर्फ खुद नमाज पढ़ना ही फर्ज नहीं, बल्कि अपने घर वालों, अजीज और इस अकारिब को भी इसकी दावत देना भी जरूरी है। और सच्चे दोस्त तो वही होते जो आपको दीन की करीब ले जाए, और अनादिल इनमें ही से एक थी। मरियम, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहे, हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे। मैं बहुत गुनहगार हूँ, इस बात में कोई शर्म नहीं। हर इंसान ही गुनहगार होता है, मगर बेहतरीन इंसान वो है जो बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करे, खुद भी नेक काम करे और दूसरे को भी इसकी तलकीन करे। और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जन्नत में भी साथ रहें। ग्राउंड से क्लास तक का सफर तय करते हुए अनादिल ने कदर नरमी से अपनी जान से अजीज दोस्त को समझाने की कोशिश की, जिस पर मरियम ने रोते हुए अनादिल को गले से लगाया। कल से पक्का मैं सारी नमाजें पढ़ूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब पीछे हटो। अनादिल ने मुस्कुराकर मरियम को पीछे हटाया, जबकि अनादिल अच्छे से जानती थी कि वो कल कभी नहीं आएगी। इतने अरसे से वो ऐसे वादे सुनने की आदी थी, मगर वो क्या करती? अपनी दोस्त को गुमराही में तो नहीं छोड़ सकती थी ना। एक उम्मीद थी जो इसने अल्लाह से बांध ली थी। आखिरकार मौजज़े भी तो ऐसी दुनिया में होते हैं ना, जो अल्लाह इसे हिदायत दे सकता है वो किसी को भी दे सकता है। प्रोफेसर रहमान की क्लास में दाखिल होते ही तमाम तलबा ने इन्हें सलाम किया। अब वो बाकायदा क्लास का आगाज करने वाले थे। मिस अनादिल शहजाद। जी सर। अपनी सीट पर खड़ी हुई। आज सूरज कहाँ से निकला है? प्रोफेसर ने दिलचस्पी से पूछा। सर, जहाँ से रोज निकलता है, अनादिल ने मासूमियत से जवाब दिया, जबकि वो इनके सवाल का मतलब अच्छे से समझ चुकी थी। तो फिर यकीनन आज कोई खास दिन होगा जो अनादिल साहिबा आज मेरी क्लास में आने से पहले मौजूद है। प्रोफेसर ने मुस्कुराहट छुपाए पूछा। अब वो इन्हें क्या बताती कि अनाया की बच्ची ने आज इसे सोने नहीं दिया, वरना वो आज भी लेट ही आती। अनादिल साहिबा, जल्दी आने की वजह? वो जो अपने ख्यालों में गुम थी, बेख्तियारी इसकी जबान से फिसला। सॉरी सर, कल से ऐसा नहीं होगा, पक्का। वो अगले ही लम्हे इसे शर्मिंदगी ने
अनगिरा। इसकी बात सुनकर क्लास में दबे दबे कह कहे उठने लगे और मरियम ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। प्रोफेसर भी मुस्कुरा दिए। बैठ जाइए मिस अनादिल। प्रोफेसर के ने मुस्कुराकर सर झटकर बाकायदा क्लास का आगाज किया। पहला लेक्चर प्रोफेसर रहमान का होता था और वो हमेशा ही लेट होती थी। शुरू शुरू में तो इसे काफी डांट पड़ती थी, मगर अब प्रोफेसर को आदत हो गई थी। अनादिल न सिर्फ प्रोफेसर रहमान की सबसे पसंदीदा तालिब इल्म थी, बल्कि डिपार्टमेंट की तमाम प्रोफेसर्स की भी। वो बहुत लाइक और एक्टिव स्टूडेंट थी और तकरीबन हर सरगर्मी में हिस्सा लेती थी। अनादिल कब से यूनिवर्सिटी के गेट पर इंतजार कर रही थी, मगर वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अनादिल को खुद पर किसी की नजरों का एहसास हुआ। इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उसे ही देख रहा था। उसके इस तरफ देखने पर वो वहां से चला गया और अनादिल ने भी इसे नजरअंदाज कर दिया। तभी अनादिल का फोन बजा। अनाया का फोन देखकर इसने फौरन से फोन उठाया। दिल, तुम घर चली जाना, मैं अपने दोस्तों के साथ आ जाऊंगी। इससे पहले अनादिल कुछ कहती अनाया फोन काट चुकी थी। उफ, ये लड़की भी ना, चले खान बाबा, वो अपने दोस्तों के साथ आ जाएगी। यूनिवर्सिटी से घर तक का रास्ते में वो बाकायदा बहाने ढूंढ रही थी कि घर पर क्या कहना है। आज अनाया का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था और पहले दिन वो अपनी रंग दिखा चुकी थी। गाड़ी में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था और अनाया मैडम फुल रफ्तार से गाड़ी चला रही थी और रमशा साथ वाली सीट पर बैठी अपनी गाड़ी की आफियत की दुआ मांग रही थी। आज यूनिवर्सिटी में अनाया ने कोई लेक्चर नहीं लिया, बल्कि अनाया ने अपनी 5 मेंबर गैंग के साथ मिलकर पूरी यूनिवर्सिटी में उधम मचाया। हालांकि इनका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था और इनकी रैगिंग होनी थी, मगर इसने अपने 5 मेंबर्स गैंग के साथ मिलकर तमाम नए स्टूडेंट्स की रैगिंग की थी। और अब वो रमशा की कार ड्राइव करके सड़कों पे घूम रही थी। ऐनी खुदा के लिए बस कर दो, मैं इस उम्र में मरना नहीं चाहती, रमशा ने दुहाई दी, जिसका अनाया ने रत्ती भर भी असर नहीं लिया। आह, बस फिर क्या, जिसका डर था वही हुआ। अनाया ने अपनी गाड़ी एक और गाड़ी को दे मारी। अगर मुकाबिल बर वक्त ब्रेक न लगाता तो आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मैडम बाहर आए। मुकाबिल अपनी गाड़ी से उतरकर उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट तक पहुंच चुका था और अब उसे बाहर आने का कह रहा था। हाय अल्लाह, एनी अब क्या होगा? रमशा काफी डरी हुई थी। कुछ नहीं होगा, मैं देखती हूँ, अनाया ने इसे तसल्ली दी। हाँ भाई, क्या मसला है? अनाया ने गाड़ी से निकलते ही कहा। अगर गाड़ी चलाना नहीं आती तो चलाती क्यों है? मुकाबिल ने कदर तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहा। लो जी, एक तो गलती खुद की, ऊपर से मुझे सुना रहे हो। अनाया ने इस सामने खड़े शख्स से कहा, जो कि इसके मुकाबले काफी लंबा और काफी वजिया शख्सियत का हामिल था और भूरे रंग के सूट में और भी दिलकश लग रहा था। मेरी गलती कहाँ से हो गई? आपको ड्राइव करना नहीं आता तो बराए मेहरबानी घर बैठे। अरमान ने इस छोटी सी लड़की की तरफ देखते हुए कहा, जो कि मुसलसल से घूर रही थी। गोरी रंगा सत्वा नाक जो कि गुस्से से लाल था, हल्के भूरे बाल और डार्क ब्राउन आंखें। अरमान ने बगौर सामने खड़ी लड़की का जायजा लिया था। मैं क्यों घर बैठूं? ये सड़क तुम्हारी बाप की है क्या? अनाया ने अपनी नाक की मक्खी उड़ाई। देखिए मोहतरमा, मैं आपसे नहायत ही महज़्ज़ब और शाइस्ता लहजे में बात कर रहा हूँ और आप मुसलसल मुझसे बदतमीजी कर रही है। अरमान ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा। कौन महज़्ज़ब, कौन शाइस्ता, आखिर कौन है ये? अनाया ने मुंह बनाते हुए कहा। इसे अच्छे से याद था, अनादिल की दोस्त का नाम शाइस्ता था, मगर उसकी तो शादी हो चुकी थी। तो क्या ये शख्स उसका शौहर था? मैं सोच ही सकी थी। उफ, आजकल की जनरेशन भी ना, मजाल है जो इन्हें जरा बराबर भी उर्दू समझ आए। अरमान ने निहायत ही अफसोस से कहा, जिस पर मजीद बिगड़ गई। मैं क्या तुमसे फारसी जुबान में बात कर रही हूँ और अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। जा, खूबसूरत लड़की देखी नहीं, बस फ्लर्ट करना शुरू। अनाया ने एक अदा से सामने आए बालों को पीछे किया, जबकि अनाया की बात सुनकर अरमान का पारा हाई हो गया। हालांकि वो काफी तहम्मुल मिजाज इंसान था। फ्लर्ट, और वो भी मैं? अस्तगफिरुल्लाह मोहतरमा, वो एक फ्री का मशवरा देता हूँ मैं आपको, बराए मेहरबानी अपने दिमाग का इलाज करवाए। वो ये कहकर रुका नहीं, बल्कि तेज तेज कदम उठाता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया और एक फर्राटे के साथ गाड़ी उड़ा ले गया। अनाया का गुस्से से बुरा हाल था। उसे पागल कहकर चला गया। बदतमीज कहेगा। गाड़ी में बैठते अनाया शुरू हो गई। क्या हुआ नहीं, मैं आ रही थी तुम्हारे पीछे, तुम तो रहने ही दो, अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, अनाया ने हाथ चिल्लाते हुए कहा। क्या कहा उसने? रमशा काफी डरी हुई थी। बदतमीज, बद दिमाग कहीं का, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे कह रहा था कि अपने दिमाग का इलाज करवाए। अनाया ने नकल उतारते हुए कहा, यानी मैं अनाया शहजाद, मुस्तकबिल की डॉक्टर, एक साइकाट्रिस्ट। अनाया काफी गुस्से में थी। ठीक ही तो कह रहा था, रमशन ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या कहा तुमने? अनाया वाकई गुस्से में थी। कुछ नहीं, छोड़ो तुम प्लीज, अब जल्दी चलो ना, डैड नाराज हो जाएंगे। रमशा ने मिन्नत की, जिस पर अनाया ने मुंह बनाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी।
अनाया ने अपने घर के सामने गाड़ी रोकी और अंदर चली गई। रमीशा ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी अपने घर की जानिब बढ़ा दी। अनाया को बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि अनाया और मसरत बेगम बाजार गई हुई थी, लिहाजा इससे तफ्तीश करने वाला कोई मौजूद नहीं था। अलबत्ता अनादिल ने इसे काफी सुनाई थी जिसने इसका रत्ती बराबर भी असर नहीं लिया। सड़क पे बहुत से लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे, यकीनन वहाँ कोई झगड़ा हुआ था, लिहाजा आज अनादिल और अनाया दूसरे रास्ते से यूनिवर्सिटी जा रहे थे। अचानक एक औरत रोती हुई इनकी गाड़ी का शीशा बजाने लगी। अनादिल ने शीशा नीचे किया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो, मेरा बेटा। इस औरत ने रोते हुए मेन रोड की तरफ इशारा किया जहाँ 2 साल का बच्चा सड़क पर बैठा जारो कतार रो रहा था। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। तोड़फोड़ मुसलसल जारी थी, गाड़ियों को जलाया जा रहा था। वो लोग अपने झगड़े में इतने मगन थे कि कोई भी इस बच्चे की तरफ नहीं देख रहा था। अनादिल गाड़ी का दरवाजा खोलते फौरन इस बच्चे की तरफ भागे। दिल, क्या कर रही हो? रुको बेटा, मत जाए वहां। एनी और बाबा खान बाबा की आवाजें ही लगाते रह गए मगर वो सुन ही कहा रही थी। अनादिल बहुत मुश्किल से इस बच्चे तक पहुंची और इसे उठाकर खुद से लगा लिया। तोड़फोड़ मुसलसल जारी थी। वो बमुश्किल अपनी गाड़ी तक पहुंची। इसकी गाड़ी तक पहुंचने पर अनाया और खान बाबा ने सुख का सांस लिया। अनादिल ने बच्चा माँ के हवाले किया। इस औरत ने बच्चे को अपने अंदर भींच लिया। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको इसका अज्र दे, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। वह हाथ जोड़कर कहने लगी, जिस पर अनादिल ने उस औरत के हाथ पकड़ के नीचे किए। शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस आप इसका ख्याल रखें। वो औरत वहां से जा चुकी थी। अनादिल वापस गाड़ी में आके बैठ गई। तुम पागल हो? अनाया को गुस्से से बुरा हाल था। हाँ, शायद नहीं, यकीनन तुम पागल हो। बाकी सब लोग मर गए थे जो तुम इस मुसीबत में कूद पड़ी। यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, लेकिन नहीं, अनादिल साहिबा को तो हीरोइन बनने का शौक है। अनाया को इस पर शदीद गुस्सा था। अनाया की बात का अनादिल ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, आप उसकी मदद करने से इनकार भी तो कर सकती थी ना। खान बाबा ने पहली बार गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला। कैसे इनकार करती खान बाबा, उसने मुझसे अल्लाह के वास्ते मदद मांगी थी। अनादिल की बात सुनकर खान बाबा खामोश हो गए। तुम लाइलाज हो। अनाया बेख्तियार बोल उठी। हाँ शायद, अनादिल ने जवाब बन कहा। मुझे तो रह रहकर उस शख्स पर तरस आ रहा है जिसका वास्ता तुमसे पड़ेगा। अनाया ने बेजारियत से कहा। बस तुम दुआ करो कि कोई, वो जो भी कोई हो, मुझसे वास्ता पड़ने से पहले उसका वास्ता अल्लाह से पड़े और बहुत ही मजबूत वास्ता हो। अनादिल ने एक सर्द आह भरी और गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो गई। बेटा, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। अम्मी बस भी करते, सुबह से कोई 10 बार एक ही बात सुनकर थक चुका हूँ। अरमान काफी बेजार हुआ। बेटा, आज तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पहला दिन है ना, इसलिए फिक्र हो रही है। शुमाइला बेगम के लहजे में फिक्रमंदी थी। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाने जा रहा हूँ, पढ़ने नहीं। अरमान ने बहुत प्यार से अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। हाँ, जो भी है अपना ख्याल रखना, ओके। और कोई हुक्म? अरमान ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर शुमाइला बेगम ने नफी में सर हिलाया और अरमान अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गए। तभी अचानक उसका फोन बजा। साद की कॉल देखकर इसका माथा ठनका। फोन उठाते स्पीकर से साद की आवाज उभरी। अरमान, मैं मर रहा हूँ, प्लीज मुझे बचा ले। साद ने निहायती गमगीन लहजे में कहा। क्यों, अब क्या हो गया? अरमान ने बेजारियत से पूछा। वो अच्छे से साद की ड्रामेबाजियों को जानता था। इस बेगैरत और कमीने इंसान ने मुझे जलील करके रखा हुआ है। अब क्या हो गया? कहता है मिस्टर साद, आप पूरे 20 मिनट 10 सेकंड लेट हैं। लेट आने की वजह? साद ने नकल उतारते हुए कहा। तो फिर तूने क्या कहा? मैंने भी कह दिया, आंख नहीं खुली मेरी। साद ने रोते हुए कहा। फिर? अरमान ने दिलचस्पी से पूछा। फिर क्या? कमीना कहता है ऑफिस 9 बजे लगता है। मिस्टर साद, अब अगले 1 हफ्ते तक सुबह 6 बजे यहाँ मौजूद हो, वरना इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। साद रूहान सा हुआ। ये तो बड़ा जुल्म हुआ तुझ पर। अरमान ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा। तो और नहीं तो क्या, सुबह 6 बजे से बाहर गार्ड के साथ बैठा हूँ, ऑफिस भी बंद है। साद वाकई बहुत दुखी था, जिस पर अरमान ने बहुत मुश्किल से उमड़ते हुए कहे करो का। अरमान यार, यहाँ इंसान नहीं बसते, यहाँ मशीनें बसती हैं। अब तू ही बता, इन मशीनों की दुनिया में मुझ जैसा जिंदा दिल इंसान कैसे रह सकता है? बात तो तेरी ठीक है। और ऊपर से वो घड़ी की सुइयों पर चलता है। साथ की ड्रामेबाजी फुलूरोज पर थी। अब ऐसे ऐसे ही तो वो इतना कामयाब नहीं। और देखना, मुझे यकीन है बहुत जल्द दुनिया के टॉप यंग बिजनेसमैन के बिजनेस में नाम होगा उसका। अरमान के लहजे में फख्र था। लानत भेजता हूँ मैं ऐसी कामयाबी पे। और तू मुझे एक बात बता, बजाय मुझसे हमदर्दी के 2 बोल बोलने के, तो इस फजूल इंसान की तारीफ कर रहा है।
साद को अरमान की बात नागवार गुजरी। वो है ही तारीफ के काबिल। अरमान ने सच कहा, दफा हो जा, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, और वैसे भी मैंने तेरा फैसला कर लिया है, आज ही रिजाइन कर दूंगा, मुझसे नहीं होती ये नौकरी वोकरी। साद ने अपना फैसला सुनाया। साद ने अरमान को अपना फैसला सुनाया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं क्या ही कह सकता हूँ। चलो मैं फोन रखता हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। ये कहकर अरमान ने फोन काट दिया और साद ने भी इस पर लानत भेज कर फोन अपनी जेब में रख लिया। मैं आई कम इन सर? मुश्ताक साहब ने ऑफिस का दरवाजा नॉक करते हुए कहा। यस। इजाजत मिलने के बाद वो अंदर दाखिल हुए। सर, आपने कहा था साद साहब के मुतालिक हर बात आपको बतानी है। हाथ में लिफाफा पकड़े मुश्ताक साहब ने कहा। बोले, मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया गया, जबकि उंगलियां मुसलसल टाइप कर रही थी। सर, उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दिया है। टाइप करती उंगलियां एक लम्हे को थमी थी, होठों पर मुस्कुराहट नमदार हुई जिसे वो कमाल महारत से छुपा गया। ठीक है, ये लेटर यहाँ टेबल पर रख दे और मिस्टर साद को मेरे ऑफिस में भेजे। ओके सर। मुश्ताक साहब ने ताबेदारी से जवाब दिया। कुछ मिनट बाद साद ऑफिस में मौजूद था। बैठे मिस्टर साद। शायने से बैठने का इशारा किया, जिस पर वो सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। हाँ तो क्या है ये? लेटर हाथ में पकड़े वो पूछने लगा। अंधे देख नहीं सकता, रेजिग्नेशन लेटर है। वो महज सोच ही सका। सर, ये रेजिग्नेशन लेटर है, निहायती अदब से जवाब दिया गया। वजह? शयान का लहजा सपाट था। मुझसे नहीं होती ये नौकरी वोकरी। साद ने सच कहा। तो ये आपका आखिरी फैसला है? जी बिल्कुल। साद का बस चलता तो उड़कर यहाँ से चला जाता। ठीक है, तो फिर आप ऑफिस के बैंक में 10 करोड़ जमा करवा दे, मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लूंगा। शायन ने निहायत ही संजीदा लहजे में कहा, जबकि इसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। तो 10 करोड़ किस लिए? साद को शदीद धचका लगा। मिस्टर साद, शयान ने मिस्टर पर जोर देते हुए कहा, ये जॉब करते हुए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके मुताबिक आप 1 साल तक ये जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो जुर्माने के तौर पर आपको कंपनी को 10 करोड़ अदा करने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा होगा ना आपने? शयान की बात सुनकर साद के तो चारों तबक रोशन हो गए। इसे अच्छे से याद था कि इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मगर पढ़ने की जहमत नहीं की थी। 10 करोड़ है आपके पास? शैन के लहजे में तंज था, जिस पर साद ने नफी में सर हिलाया। ओके, तो फिर अपनी सीट पर जाए और जाकर काम कीजिए, और मुझे दोबारा इस किस्म के लेटर्स ना मिले। शैन ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, जिस पर साद ने मुंह लटकाते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। इसने कोई 10 बार शयान पर लानत भेजी और 100 बार खुद पर। क्या हो जाता अगर वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेता? मगर अब पूरे 1 साल तक इस मनुष्य शख्स की शक्ल भी देखना पड़ेगी और इसकी झिड़कियां भी सुननी पड़ेगी। शयान इंटरप्राइज में उर्वा का आज पहला दिन था और टेंशन की वजह से इसके हाथ पैर फूल रहे थे। वो शयान की पर्सनल सेक्रेटरी थी। 10 बजे इनकी मीटिंग थी और वो शयान इंटरप्राइज के बाहर गाड़ी के पास अपने बॉस का इंतजार कर रही थी। शयान मसरूफ से अंदाज में फोन पर बात करता हुआ गाड़ी की तरफ आ रहा था और उर्वा का दिल तेजी से धड़का था। शयान मीर, शानदार शख्सियत का मालिक, वजाहत से भरपूर, मगरूर, एक तवाना मर्द, कामयाब बिजनेसमैन, शयान इंटरप्राइज का सीईओ, भूरी आंखों वाला उर्वा के दिल की दुनिया हिला गया। इसने बहुत मुश्किल से अपनी नजरों का जाविया तब्दील किया, जबकि एक मुश्किल काम था। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी। मुश्ताक साहब फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ बैठे थे और उर्वा शयान के साथ। शयान टांग पर टांग जमाए मुसलसल मोबाइल पर मसरूफ था, जबकि उर्वा की नजर बार बार भटक रही थी। सिग्नल लाल होने पर गाड़ी रुकी थी और एक फकीर गाड़ी का शीशा बजाने लगा, जिस पर शयान ने अपने वॉलेट से 5,000 का नोट निकाला, जिसे देखकर उर्वा का मुंह खोला का खुला रह गया। आखिर फकीर को कौन 5,000 देता है? शयान ने शीशा नीचे किया। इस फकीर ने इसे पैसे निकालते हुए नहीं देखा था। इससे पहले कि वो फकीर को पैसे देता, फकीर पहले ही बोल उठा, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो साहब। इसकी बात सुनकर शयान की रगें तन गई, माथे पे बल पड़ गए और आंखों में सुर्खी दौड़ आई। शयान ने अपनी सुर्ख अंगारा आंखें इस फकीर की आंखों में गाड़ कर एक एक लफ्ज चबा कर अदा किया। दुनिया में किसी भी चीज का वास्ता दे देते तो आज ये तुम्हारे होते। शयान ने 5,000 का नोट इस फकीर के सामने लहराते हुए कहा, मगर जिसका वास्ता तुमने मुझे दिया है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। ये कहकर उसने गाड़ी का शीशा ऊपर किया और सिग्नल खुलते ही गाड़ी एक फर्राटे के साथ आगे बढ़ गई और वो फकीर वही मुंह खोले गाड़ी को आगे जाता देखता रहा। रुबा ने निहायत अफसोस से अपने 27-28 साल बॉस की तरफ देखा, तो क्या वो मुनकिर खुदा था? इसने अपनी नजरों का जाविया तब्दील कर लिया। अब नजर दोबारा शयान की जानिब नहीं उठी थी। मुश्ताक साहब, ये पैसे किसी फकीर को दे दीजिएगा। शयान ने वो नोट मुश्ताक साहब को पकड़ा दिया।
अरमान फोन पर बात करते हुए आगे की जानिब जा रहा था, तभी अचानक से सामने से आती हुई लड़की से वो टकरा गए। आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं था। आप सामने खड़ी लड़की को देखकर इसके अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। अरमान ने उंगली उठाकर हैरत से कहा, आप? अनाया की हालत भी कुछ मुख्तलिफ न थी। तुम? अनाया ने अपनी तुम मेरा पीछा कर रहे हो? डार्क ब्राउन आंखों को मजीद छोटा करते हुए कहा, मोहतरमा मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? अरमान ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए अनाया से कहा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम अच्छा यूनिवर्सिटी पढ़ने आए हो? तो कहाँ है तुम्हारा बैग, तुम्हारी किताबें, झूठे कहीं के? अनाया की बात पर अरमान ने गहरा सांस खारिज करते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश की। मैं यहाँ पढ़ने नहीं, देखिए मोहतरमा। इससे पहले कि अरमान अपना जुमला मुकम्मल करता, बल्कि करता, वो पहले ही बोल उठी, चलो हटो, बहुत देखे तुम्हारे जैसे, जबकि उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ गई। अरमान ने गुस्से से अपना सर झटका, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्लास नहीं लेनी क्या? फाइजा ने आकर उसका कंधा हिलाया, मुझे नहीं लेनी कोई क्लास व्लास। अनाया का चेहरा गुस्से से लाल था। यहाँ चलो ना, मैंने सुना है कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई बहुत ही यंग और हैंडसम प्रोफेसर आए हैं, वो और पहला लेक्चर उन्हीं का है। फाइजा ने चहकते हुए कहा, जिस पर अनाया का मुंह मजीद बिगड़ गया। तुम्हें तुम्हें तो हर दूसरा शख्स ही हैंडसम लगता है। अनाया ने बिगड़े मुंह के साथ कहा। अनाया, फाइजा, अच्छा ना आप चलो भी। फाइजा ने अनाया को जबरदस्ती क्लास में ले गई। 9 बजे क्लास का आगाज हुआ और अरमान क्लास में दाखिल हुआ। अरमान को देख के अनाया को शदीद धचका पहुंचा। फाइजा ने, उफ कितना हैंडसम है। बहुत दिलचस्पी से अरमान का जायजा लिया। कौन है ये? अनाया ने हैरत से पूछा, जबकि इसका दिमाग इसे खतरे का सिग्नल दे रहा था। फाइजा ने मुस्कुराकर कहा, हमारे नए प्रोफेसर। जिस पर अनाया ने फौरन सामने पड़ी किताब अपने चेहरे के आगे की। अरमान की नजर अभी अनाया पर नहीं पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम अरमान खान है और मैं हूँ आपका नया प्रोफेसर। अरमान ने मुस्कुराकर अपना तारुफ करवाया। अब से पहले लेक्चर मैं ही लूंगा, क्योंकि आज आप सबके साथ पहला दिन है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मुझे अपना तारुफ करवाए, ताकि हम एक दूसरे को जान सके। तमाम तलबा में अब एक एक करके अपना तारुफ करवा रहे थे और फायजा बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी इसकी नजर अनाया पे पड़ी। ये किताब क्यों आगे की हुई है तुमने? फायजा को हैरत हुई। अनाया ने दांत कचलाते हुए कहा, ये वही है फायजा। कौन? फायजा ने नासमझी से पूछा। वही गाड़ी वाला। पहले पहल तो फायजा को अनाया की बात समझ नहीं आई, फिर अचानक इसके दिमाग ने काम करना शुरू किया। फायजा ने फटी आंखों से क्या अनाया की तरफ देखा, जिस पर अनाया ने अफसरदगी से सर हिलाया। अनाया, रमशा, फायजा, दुआ और नूर कॉलेज फ्रेंड्स थे और एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे। आज यूनिवर्सिटी सिर्फ फायजा अनाया ही आई थी, बाकी दोनों छुट्टी पर थी और अनाया ने बहुत फक्र से गाड़ी वाला वाकया अपने दोस्तों को बताया था। फायजा की बारी आने पर इसने अपना तारुफ करवाया। अब बारी अनाया की थी। अनाया अपनी सीट पर खड़ी हुई, जबकि चेहरे के आगे अभी भी किताब थी। अनाया ने 2 लफ्जी जुमलों में अपना तारुफ करवाकर अपनी जान छुड़वाई, जबकि अरमान को वो लड़की काफी अजीब लगी थी। मिस अनाया, यह अपने चेहरे के आगे किताब क्यों रखी हुई है? अरमान को हैरत हुई थी। अनाया, सर वो मैं पर्दा करती हूँ। अनाया के जहन में जो आया वो बोल गई, जिस पर फायजा ने अपना सर पिटा। ये कौन सा तरीका है पर्दा करने का? अरमान ने दिलचस्पी से पूछा, जिस पर अनाया को कोई जवाब न सूझा, लिहाजा वो खामोश रही। अरमान ने बहुत नरमी से कहा, किताब हटाइए। हटा सकती? नहीं सर, मैं नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ किताब हटाए। अब की बार अरमान का लहजा थोड़ा सख्त था। हटा दूंगी तो आप मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगे। अनाया रोहान सा हुई, मैं आपको क्लास से क्यों बाहर निकालूंगा? वो जब्त के आखिरी दहाने पर था। मैंने कहा हटाए उसे, अरमान ने गुस्से से कहा, जिस पर अनाया ने किताब हटा दी। अब सर झुकाए खड़ी थी और इसकी आंखों में दो मोटे मोटे आंसू तैरने लगे, जबकि अनाया को देखकर अरमान को सारी कहानी समझ आ गई थी। अरमान ने, बैठ जाए मिस अनाया। अरमान ने एक तासुब भरी निगाह इस अनाया पर डाली और सर झटक कर आगे बढ़ गया। अब वो बाकी तालिब इल्मों से तारुफ ले रहा था, जबकि अनाया वही शील थी। इसे लगा था कि वो उसकी बेइज्जती करके करेगा, क्लास से बाहर निकाल देगा, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। फायजा ने हाथ खींचकर अनाया को वापस बिठाया। मीटिंग खत्म होने के बाद शयान एक और गाड़ी मंगवाई। इसे कहीं और जाना था, जबकि मुश्ताक साहब और उर्वा को अभी ऑफिस जाना था। मुश्ताक साहब, जी सर। शयान ने उर्वा की तरफ
ये लड़की इशारा करते हुए कहा, ये लड़की मुझे कल से ऑफिस में ना दिखे, इसे फारिग करें। मुश्ताक साहब ने जी सर ताबेदारी से जवाब दिया। ये कहकर वो रुका नहीं बल्कि आंखों पर सन ग्लासेस लगाए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया और वह भागती हुई इसकी तरफ आई। सर सर मुझे आप ऐसे कैसे निकाल सकते हैं जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। वो तकरीबन रो देने को थी। शहर ने अपने बढ़ते कदम वही रोक दिए और सन ग्लासेस उतार कर इसकी आंखों में आंखें डालकर निहायत ही सख्त तासुरात से कहा, मुझे अपने ऑफिस में ऐसे लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं जो काम से ज्यादा मुझ पर फोकस करें। ये कहकर वो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ गया जबकि उर्वा वहीं हक्का बक्का खड़ी रह गई। इसकी चोरी पकड़ी गई थी मगर कैसे? इस मगरूर सिफत इंसान ने तो इसकी तरफ देखा भी नहीं था, तो फिर इसे कैसे पता चला? और अगर पता चल भी गया तो इसे हरगिज ये तवक्का नहीं थी कि वो इस तरह इसके मुंह पर ये बात करेगा। वह ऐसा ही था, ढीठ, मगरूर और आंखों में आंखें डालकर सामने वाले को चित कर देने वाला। अपिया, चची जान कह रही कि आज दोपहर के खाने में कोफ्ते जरूर बनाने हैं। अनाया किचन में दाखिल होते हुए कहा, क्यों खैरियत? हाँ वो जीशान भाई आ रहे हैं ना आज इसलिए, और चची जान का हुक्म है कि इनके लाडले बेटे की मनपसंद डिश बनाई जाए। अनाया कहकर चली गई जबकि जीशान का नाम सुनकर बेख्तियार ही अनाया के दिल की धड़कन तेज हुई और होठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। दोपहर का खाना सबने साथ मिलकर खाया था सिवाय अनादिल के। वो जीशान और मोइस के होते हुए अपने कमरे में ही रहती थी। खाने के बाद अनाबिया किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। अचानक ही इसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ तो बेख्तियार पलटी। अगर बर वक्त वो उसके मुंह पे हाथ ना रखता तो यकीनन चीख देती। मैं हूँ, क्या कर रही हूँ? जीशान ने उसके मुंह पर से हाथ हटाते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ चाहिए आपको? मुश्किल से अपने बेकाबू होते दिल को संभाला। जीशान अनाबिया के बहुत करीब खड़ा था। तभी अनाया किचन में दाखिल हुई। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होता है। इन दोनों को इतने करीब देखकर अनाया दोनों कानों को हाथ लगाकर बोलने लगी, जिस पर अनाबिया सटपटा कर पीछे हटी और जीशान भी इससे 2 कदम दूर हुआ। माना कि मन कोहा है आपकी, मगर फिर भी आप अब वो दोनों बंदा कुछ ख्याल ही कर लेता है। हाथ कमर पर रख कर इन दोनों को घूरने लगी, जिस पर वो दोनों ही शर्मिंदा हुए। जीशान भाई, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप इतने अनरोमांटिक कैसे हो सकते हैं? यानी किचन में कौन रोमांस करता है? मेरी जगह चची जान आ जाती ना तो आपका तो कुछ नहीं जाता, बस मेरी मासूम बहन की शामत आ जाती। आपसे इतना नहीं होता कि अपिया को बाहर लेकर जाए, इन्हें घुमाए फिराए, शॉपिंग करवाए, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाए, फिर जितना मर्जी रोमांस करे, हमें क्या? अनाया की बात सुनकर मारे हैरत के अनाबिया का मुंह खुल गया। अभी जीशान यहाँ ना होता तो वैसे अच्छे से इसकी तबीयत दुरुस्त करती, मगर जीशान के लबों पर शानदार मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसे अनाया का आइडिया अच्छा लगा था। अच्छा, अब जल्दी से चाय ले आए, सब इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो चली गई। इसके जाने के बाद अनाबिया ने घूर कर जीशान को देखा। अब यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? जाए यहाँ से। लबों पर मुस्कुराहट थी। न जाऊं तो? अनाबिया ने गुस्से से कहा। जीशान ने बाहर की जानिब जा रहा हूँ। ओके ओके। कदम उठाए तो अनाबिया ने सुख का सांस लिया। अनाबिया ने चूल्हा बंद किया और कपों में चाय उंडेलने लगी। आज शाम तैयार रहना, हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जाते हुए जीशान ने अनाबिया से कहा, जिस पर अनाबिया ने मुस्कुराकर सर झटका। बिया, क्या है ये सब? मैंने तुम्हें तैयार होने का कहा था। जीशान ने खफा लहजे में कहा, सॉरी मैं नहीं जा सकती, अभी मुझे अना रात का खाना भी बनाना है। अनाबिया ने बेचारगी से कहा, कोई और नहीं है क्या खाना बनाने के लिए? मैं इतने दिनों बाद आया हूँ और तुम ऐसे बहाने बना रहे हो। यार, दिल और ऐनी है ना, आज वो बना लेगी खाना। वो कभी नहीं मानेगी और वैसे भी इन्हें कहाँ आता है खाना बनाना। बिया, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम चुपचाप जाकर तैयार हो और मैं इन दोनों से खुद बात कर लूंगा। वो मिन आई थी मगर मेरा ड्रामा। ओ अच्छा, तो ये बात है। चुपचाप जाकर तैयार हो वरना आज के बाद तुम्हारे सारे ड्रामे बंद। जीशान ने सख्ती से कहा, जिस पर अनाबिया डर गई कि वो वाकई ऐसा ही न कर दे। वो भागते हुए अपने कमरे की जानिब गई थी और जीशान इसकी स्पीड देखकर मुस्कुरा दिया। अचानक ही जीशान की नजर लाउंज में दाखिल होती अनाया पर पड़ी। इसका जहन तेजी से काम करने लगा। जीशान ने इसे आवाज दी, एनी। जी भाई। ये तो वही नल कलर है ना जो तुमने पिछली बार लगाया था। इसकी बात सुनकर अनाया ने अपने हाथों को देखा। मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई और नल कलर नहीं है शायद। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे काफी सारे नल कलर्स खरीद लूं।
जीशा ने जानबूझकर अनाया की दुखती रग पर हाथ रखा। वो खुशी से उछली थी। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, मगर वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज रात मैं और अनाबिया बाहर जाएंगे, खाना तुम्हें और दिल को बनाना पड़ेगा। जीशान ने गोया इसके सर पे बम फोड़ा था। क्या? वो चीखी थी। खाना, और वो भी मैं? हरगिज नहीं। इसे साफ इनकार किया जीशान। ठीक है, तो फिर नेल कलर्स भूल जाओ। उसने कंधे उचकाया और आगे की जानिब कदम बढ़ाए। अच्छा रोके, मुझे मंजूर है, मगर दिल नहीं। अनाया ने इसे अपनी परेशानी दिल नहीं मानेगी। अनाया ने इसे अपनी परेशानी बताई। मान जाएगी, तुम इससे कहना वो जो किताब कहेगी मैं उसे दिला दूंगा। जीशान ने एक लम्हे में अनाया की परेशानी हल कर दी। अनाया ने अनादिल को जाकर सब कुछ पहले बताया। पहल तो इसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में अपनी मनपसंद किताबों के लालच में वो मान गई। जीशान और अनाबिया जा चुके थे और वो दोनों किचन में खाना बना रही थी, जबकि इन दोनों में से किसी को खाना बनाना तो दूर बल्कि चाय बनाना भी नहीं आती थी। आज वाईफाई भी नहीं चल रहा था, लिहाजा वो यूट्यूब से कोई रेसिपी भी नहीं देख सकती थी और चची जान से मदद लेने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। जो भी करना था इन्हें खुद ही करना था। दिल, ये आटा कैसे गूंथते हैं? अनाया ने बेचारगी से कहा था। उफ एनी, तुम्हें इतना भी नहीं पता? पहले आटा लो, फिर इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करो। अनादिल ने प्रयास करते हुए अनाया से कहा। हाँ, जैसे तुम्हें तो सब पता है ना। अनाया ने मुंह बनाया। हाँ, मैंने अपिया को गूंथते हुए देखा था। अनादिल ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया, जबकि प्याज काटने की वजह से आंसू मुसलसल उसकी आंखों से बह रहे थे। बहुत ढूंढने पर बलाखिर अनाया को आटे का डब्बा मिल गया। अनाया ने दिल, इसे किस चीज में निकालो? एक बार फिर कहा। किसी भी चीज में निकाल लो। रुको एक मिनट, ये लो, इसमें निकालो। अनादिल ने इसे सालन का डोंगा पकड़ा और अनाया ने इसमें आटा निकाला और पानी डाल दिया। अब क्या करूं? इसे अपने हाथों से मिक्स करो। छी, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। मैं इसे चम्मच से मिक्स करूंगी। अनाया ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ हाँ, कर लो, कोई मसला नहीं। अनादिल अनाया को सब कुछ ऐसे ही बता रही थी जैसे वो इस काम में बहुत माहिर हो। देखते ही देखते इन दोनों ने पूरे किचन का हाल बिगाड़ दिया। जगह जगह आटा गिरा पड़ा था, पूरे किचन में बर्तन बिखरे पड़े थे और वो दोनों न जाने कौन सी नई डिश इजाद कर रही थी। अनाया ने बहुत मुश्किल से आटा गूंदा, जबकि वो आटा हरगिज नहीं था। चम्मच से मिक्स करते करते वो मजीद पानी डालती जा रही थी। देखते ही देखते इसने आटे की बहुत पतली लई तैयार कर ली थी। अनादिल को, एनी, ये क्या किया तुमने? सदमा पहुंचा। एनी, ये क्या किया तुमने? अनादिल को सदमा पहुंचा। क्या मतलब? आटा गूंदा है और क्या? हाँ वो तो ठीक है, मगर ये वैसा नहीं है जैसे अपिया गूंदती है। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हर इंसान का हाथ का जायका मुख्तलिफ होता है। तुम देखना कितनी अच्छी रोटियां बनेगी इसकी। अनाया ने लापरवाही से कहा और अनादिल भी इसकी बात से मुत्तफिक हो गई। आखिरकार अनाया ने कोई गलत बात थोड़ी की थी। अनादिल बहुत मेहनत से आलू गोश्त बनाया, जबकि देखने पर वो नई तख्लीकी लग रही थी। बहरहाल इसने मेहनत जरूर की थी। अब वो अनाया की गूंदे गए आटे की रोटियां बना रही थी, जो कि हाथ में ही नहीं आ रहा था। लिहाजा इसने थोड़ा थोड़ा पेस्ट तवे पर डालकर रोटियां बनाई, जबकि वो रोटियां हरगिज नहीं थी। पर इसने कोशिश जरूर की थी। सारे काम बिगाड़ने के बाद, यानी सारे काम करने के बाद, भलाकर इन दोनों ने सुकून का सांस लिया। अब मीठे की बारी थी और मीठे में इन्हें खीर बनानी थी। दिल, ये खीर किस बर्तन में बनाए? अनाया काफी थक चुकी थी और उसे शदीद पछतावा था। आखिर क्या जरूरत थी जीशान को मशवरा देने की? मैंने एक बार चची जान को कहते हुए सुना था कि किसी खुले और बड़े बर्तन में खीर बनाना। अनादिल ने कुछ सोचते हुए कहा। इसकी बात सुनकर अनाया ने इर्द गिर्द नजर घुमाई, कहीं ऐसा कोई बर्तन मिल जाए, और भलाखिर इसे ऐसा बर्तन मिल गया। ये देखो, मिल गया मुझे, अनाया ने चहकते हुए कहा। वो हाथ में परात लिए अनादिल की जानिब बढ़ गई, जबकि अनादिल को भी काफी खुशी हुई थी क्योंकि वो बर्तन बड़ा और खुला भी था। इन दोनों ने परात चूल्हे पर रखा और इसमें दूध और चावल डालकर खीर पकाने की नाकाम कोशिश करने लगी। हालांकि इन दोनों झल्लियों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि परात में आटा गूंथते हैं और जिस बर्तन में उन्होंने आटा गूंदा था इसमें सालन निकालते हैं। मुसर्रत, एक दफा जाकर देखो तो सही, बेचारी बच्चियां कब से किचन में लगी हुई है, अशफाक साहब ने अपनी बीवी से कहा, जिस पर वो उठकर किचन की जानिब बढ़ गई और सामने का मंजर देखकर इनके चारों तबक रोशन हो गए।
जगह जगह पर हर चीज बिखरी पड़ी थी। जमीन पर प्याज के छिलके पड़े थे, जबकि छिलके कम प्याज ज्यादा थे। चूल्हे पर परात रखे जाने पर वो दोनों क्या ही कर रही थी। हर जगह आटा ही आटा था, यहाँ तक कि इन दोनों के चेहरों पर भी। सामने प्लेट में कुछ कच्ची और कुछ जली हुई रोटियां रखी थी। मारे गुस्से और सदमे से मुसर्रत बेगम का बुरा हाल था। मुसर्रत, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? मुसर्रत बेगम ने चिल्लाकर कहा, जिस पर वो दोनों घबरा कर एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। खाना बना रहे हैं, जवाब अनाया की तरफ से दिया गया था। मुसर्रत बेगम ने गरजदार आवाज में कहा, ऐसे बनाते हैं खाना? जिस पर दोनों ने जोर शोर से अपना सर हिलाया था और बस मुसर्रत बेगम का सब्र जवाब दे गया। अनाबिया को जीशान अभी अभी घर छोड़कर गया था। किचन से मुसर्रत बेगम की चीखने की आवाज सुनकर वो किचन की तरफ भागी और सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसका किचन जो इसने इतने प्यार से सजाया था, हर चीज तहस नहस हो चुकी थी। सामने वो दोनों सर झुकाए डांट सुन रही थी। तभी मुसर्रत बेगम की नजर अनाबिया पे पड़ी। बिया, अच्छा वो तुम आ गई। देखो इन कमियों ने क्या किया है, अब तुम ही संभालो ये सब। मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। मुसर्रत बेगम अपना सर पकड़े किचन से बाहर चली गई। इनके जाने के बाद अनाया और अनादिल ने नजर उठाकर अनाबिया की तरफ देखा। इसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। अब पिया वो, इससे पहले अनादिल कुछ कहती अनाबिया ही बोल उठी, तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से। अनाबिया को गुस्सा बहुत कम आता था, मगर आज वो बहुत गुस्से में थी। लिहाजा इन दोनों ने चुपचाप वहां से जाने में ही आफियत समझी। आज वाकई इन दोनों को इस कहावत की समझ आ गई थी, लालच बुरी बला है। इनके जाने के बाद अनाबिया ने अफसोस से पूरी किचन की तरफ देखा। अब इसे ही ये सब साफ करना था। जीशान के तो अभी और भी प्लान्स थे, मगर वो जिद करके इसे घर जल्दी ले आई थी और आते हुए सब घर वालों के लिए खाना पैक करवाना न भूली थी। इसे अपनी दोनों बहनों से कोई अच्छी उम्मीद न थी और वो इसकी उम्मीद पर पूरी उतरी थी। सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले अनाया और अनादिल ने अनाबिया से माफी मांगी, क्योंकि इनकी वजह से इस बेचारी को आधी रात तक किचन की सफाई करनी पड़ी और अनाबिया ने अपनी नरम मिजाजी का मुजाहरा करते हुए इन दोनों को माफ कर दिया था। जीशान ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी इन दोनों ने से आ घेरा। अनाया ने नेल कलर्स और अनादिल ने किताबों का मुतालबा किया और जीशान तो ऐसे अनजान बना जैसे इसे तो कुछ याद ही न हो, जिस पर अनादिल ने सब्र के घूंट भरे, जबकि अनाया बदला लेने का पूरा इरादा रखती थी। घर में दाखिल होते ही शयान की समातों से सूरह कहफ की आयत टकराई। इसने लाउंज में लगे हुए बड़े साइज के एलईडी की तरफ देखा, जहां पे तिलावत चल रही थी। शयान का गुस्से से बुरा हाल था। इसने मेज पर पड़े हुए गुलदान को शिद्दत से उठाकर मारा। एलईडी की स्क्रीन चकनाचूर हुई। बख्तू जो काम में मसरूफ था, दौड़ता हुआ लाउंज की तरफ आया और सामने का मंजर देखकर इसने बेख्तियार ही थूक निकली। साहब, बख्तू ने बहुत मुश्किल से अल्फाज अदा किए। शया ने सुर्ख अंगारा आंखों से इसकी तरफ देखा। क्या है ये सब? वो दहाड़ा था, जिस पर बख्तू बुरी तरह सहम गया। साहब, वो आज जुम्मा था, इसलिए मैंने सोचा। बख्तू ने अटक अटक कर बहुत मुश्किल से लफ्ज अदा किए। ये तुम्हारी आखिरी गलती है। आज के बाद अगर इस घर में कुरान की तिलावत चली तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शयान ने उंगली उठाकर बख्तू को वार्निंग दी और तेजी से जीने फलंग अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। इसके जाने के बाद बख्तू की अटकी हुई सांस बहाल हुई। कमरे में आते ही शयान ने जोर से दरवाजा बंद किया और अपना कोट उतार कर दूर फेंका। अपने गुस्से की शिद्दत को कम करने के लिए अब वो हर चीज उठा उठा कर फेंक रहा था। कुरान पढ़े बगैर मुझे नींद नहीं आती। बेइख्तियार इसके कानों में एक आवाज गूंजी। मेरे बेटे की आवाज बहुत खूबसूरत है। एक और आवाज इसकी समातों से टकराई। अपना सर पकड़े निढाल सी हालत में वो बिस्तर पर ढह गया। अजियत व कर्ब इसने आंखें मूंद ली। आंख से एक आंसू बहकर गाल में जज्ब हो गया। अनादिल बिस्तर पे चितलेटी थी। तभी अनाबिया कमरे में दाखिल हुई। दिल, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ लेटी हो। अनाबिया ने अनादिल का कंधा हिलाया, जिस पर वो उठकर बैठ गई और कानों में से हैंड फ्री निकालकर साइड पर रख दी। तुम रो रही हो? अनाबिया ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, बस ऐसे ही। अनादिल ने अपने आंसू साफ करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। ऐसे ही कौन रोता है? इधर देखो मेरी तरफ। अनाबिया ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। अपिया, उसकी आवाज। आंसू एक बार फिर बहना शुरू हो गए। उसकी आवाज में जादू है अपिया, एक जहर जो मुझ पर तारी हो जाता है। उसकी आवाज, क़िराअत, तलफ़्फ़ुज़, हर चीज मुझे दीवाना बना देती है। क्या वाकई उसकी आवाज इतनी खूबसूरत है? अनाबिया ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। आपको पता है, मैंने आज तक न जाने कितने कारियों की तिलावत सुनी है, मगर वो शख्स मैं नहीं जानती कौन है, कहाँ है, मगर अल्लाह पाक का खास करम है उस पर। अनादिल की बात सुनकर अनाबिया मुस्कुराने लगी। यानी तुम्हें बहुत पसंद है उस शख्स की आवाज।
पसंद नहीं आपिया, मुझे इश्क है उसकी आवाज से, लेकिन एक चीज का अफसोस है। अनादिल ने अफसरदगी से कहा, किस चीज का? 114 में से सिर्फ 22 सूरतों की तिलावत ही रिकॉर्ड की गई है। मेरी शिद्दत से ख्वाहिश है कि इसमें इस आवाज में पूरे कुरान की तिलावत सुनूं। अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे। अनाबिया मध्यम सा मुस्कुराई, आमीन। जिस पे अनादिल की जबान और दिल दोनों बैक वक्त आमीन कहा। चलो तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई थी। अनाबिया ने बिस्तर से उठते हुए कहा, मगर जीशान भाई वो नहीं है घर पर, तुम आ जाओ। अच्छा आप चले, मैं आती हूँ। हफ्ते के दिन तकरीबन यूनिवर्सिटी खाली थी। इक्का दुक्का तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में मौजूद था। आज अनाया यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, जबकि अनादिल और मरियम को एक असाइनमेंट जमा करवानी थी, जिसके सिलसिले में वो आज यूनिवर्सिटी आई थी। उफ, अभी मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अनादिल ने एक गहरी सांस खारिज की। क्या? मरियम ने नासमझी से पूछा। ये लड़का कितने दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। अनादिल ने पीछे मुड़कर देखा। अब वो तेज तेज कदम उठाकर उस लड़के तक पहुंची। मरियम ने भी इसकी पैरवी की। क्या मसला है? अनादिल ने गुस्से से उस लड़के से कहा। जी, इस लड़के ने नासमझी से अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए जवाब दिया। वो इन्हीं की क्लास का एक लड़का था, जो कि एक देहाती था। 2 महीने पहले ही ट्रांसफर करवा के इनकी यूनिवर्सिटी में आया था। काली शलवार कमीज, पाँव में खुसे, आंखों पर चश्मा और बालों में तेल। अनादिल ने सर तपा पैर इस लड़की का जायजा ली। क्या जी, इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रही हूँ तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मुझे किसी चीज का इल्म नहीं। अनादिल की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। बाजी आप गलत समझ रही है, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। बिलाल रूहान सा हुआ। अच्छा, इसलिए हर जगह मेरा पीछा कर रहे हो? इसकी बार अब की बार इसका लहजा काफी सख्त था। वो इन लड़कियों में से नहीं थी जो लड़कों के सिर्फ बाजी आप या बहन कहने पर नरम पड़ जाए। वो जी, मुझे ना अनादिल बाजी आपसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं हर जगह आपका पीछा कर रहा था। बिलाल ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा, जिस पर अनादिल और मरियम ने एक दूसरे की तरफ देखा। कैसी बात? आपकी बार सवाल मरियम की तरफ से किया गया था। जी वो, क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? बिलाल ने डरते हुए कहा। नहीं, जो बात करनी है यही करो, मरियम ने फौरन कहा, जिस पर बिलाल रोने लग गया। प्लीज। बिलाल ने मिन्नत की। अच्छा ठीक है, कैफेटेरिया चलकर बात करते हैं। अनादिल को इस लड़के पर तरस आया, क्योंकि इसके भोलेपन और सादगी की वजह से अक्सर क्लास के लड़के लड़कियां ऐसे तंग करते थे। अब वो तीनों कैफेटेरिया में बैठे हुए थे और बिलाल मुसलसल सू सू कर रहा था, जिस पर मरियम सख्त बेजार हुई। अब बोलो भी, मरियम ने बेजारियत से पहलू बदलते हुए कहा, और अनादिल भी बिलाल की तरफ मुतवज्जा हुई। जी वो, मेरा नाम बिलाल है और मैं आप लोगों के साथ ही पढ़ता हूँ। बिलाल ने गुफ्तगू का आगाज किया। ये सब हमें पता है डफर, आगे बोलो। मरियम काफी जिच हुई और अनादिल खामोश थी। जी बताता हूँ, बिलाल ने अपने आंसू साफ किए और फिर से बोलना शुरू किया। जी हम ना पिंड में रहते हैं, मेरा एक बड़ा भाई भी है। जी इसे ना जी एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। जी फिर ना इस लड़की ने उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। अब वो मजनू भी ना बना फिरता है। जी बोलते बोलते बिलाल ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। आगे बोलो आगे। मरियम का तजस्सुस से बुरा हाल था, जिस पर बिलाल ने फिर से बोलना शुरू किया। इसने इसने ना जी बाजी दो बार खुदकुशी करने की कोशिश की है। एक बार पंखे से लटक कर, दूसरी बार नींद की गोलियां खाकर। अम्मा बहुत परेशान है जी, कहीं कि वो दोबारा ऐसा ना कर ले। बिलाल की आंखें एक बार फिर आंसू से भर गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये जानकर, मगर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अनादिल ने नासमझी से बिलाल से पूछा। क्योंकि आप ही मेरी मदद कर सकती हैं बाजी। बिलाल ने एक बार फिर रुहानसा हुआ। मैं कैसे? अनादिल ने बेयकीनी से पूछा, और मरियम की हालत भी कुछ मुख्तलिफ न थी। जी वो ना कुछ दिनों पहले मेरी अम्मा के ख्वाब में ना मेरे अब्बा आए थे। वो कह रहे थे कोई नेक और अच्छे दिल की मालिक लड़की ही ये मसला हल कर सकती है। बिलाल कुछ लम्हों के लिए खामोश हुआ और अनादिल इसकी बात समझने की कोशिश करने लगी। हालांकि बात इसकी समझ में नहीं आई थी। अनादिल बाजी, मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, आपसे ज्यादा नेक और अच्छी लड़की मैंने नहीं देखी। अनादिल बाजी प्लीज मेरी मदद कर देना, कोई वजीफा ही बता दे। बिलाल की बात सुनकर अनादिल का दिमाग फक से उड़ गया और मरियम ने जानदार कह कहा लगाए और वहां से गुजरते हुए अरमानों के कानों से इस लड़के की आवाज टकराई। वो किसी वजीफे की बात कर रहा था। अरमान के कदम खुद ब खुद वहीं रुक गए। तुम मुझसे वजीफा मांग रहे हो? अनादिल ने दांत कचलाते हुए पूछा, जिस पर बिलाल ने मासूमियत से सर हिलाया और अनादिल ने गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिश की।
हालांकि एक मुश्किल काम था। क्या वो कोई पीरनी लगती थी जिससे वो वजीफे पूछ रहा था? तुम्हारे वालिद का नाम अफजल है ना? अनादिल के दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू किया। जी जी, आपको कैसे पता चला? बिलाल ने हैरानगी से कहा। जाहिर सी बात है, वो अब इनका क्लास फेलो था, तो अनादिल को पूरा नाम तो पता ही था। लो फिर, तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। कल रात तुम्हारे वालिद मेरे ख्वाब में आए थे, उन्होंने मुझे ये वजीफा बताया। आंखों में गहरी चमक लिए अनादिल ने बिलाल से कहा, जिस पर मरियम ने आंखों ही आंखों में इसे इशारा किया और अनादिल ने इसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। क्या वाकई? बिलाल खुशी से उछला था। हाँ बिल्कुल। अब अनादिल का इरादा इस लड़की को सबक सिखाने का था जो इससे वजीफा मांग रहा था। तुम्हारे पास कोई डायरी और पेन है? अनादिल की बात सुनकर बिलाल ने अपने बैग से डायरी और पेन निकाला। लिखो, सबसे पहले तुमने अपने घर के किचन में जाना है, फिर इसके बाद तुमने कोई बर्तन ले लेना है, बल्कि इस कढ़ाई बल्कि कढ़ाई ही ले लेना है जिसमें पकौड़े तलते हैं। अगर अभी अनाबिया यहाँ होती तो यकीनन इसे बहुत खुशी होती। कम से कम इसकी फौर बहन को इतना तो पता है कि कढ़ाई में पकौड़े तलते हैं। फिर इसमें बहुत सारा घी या तेल डाल देना है, फिर इसमें ये पर्ची डाल देना। अनादिल ने अपने बैग की साइड पॉकेट से एक पर्ची निकाल कर इसे दी। वो इसकी किताबों की रसीद थी और बिलाल ने भी इसे खोलकर देखने की जहमत नहीं की। बिलाल अनादिल की बताई गई हर एक बात को बहुत ही दिमाग से लिख रहा था। फिर इसे चूल्हे पर रख देना और चूल्हा जला देना और घी को अच्छी तरह गर्म करना यहाँ तक कि वो खौल जाए। फिर अपने भाई को किचन में लेकर जाना और इसका हाथ पकड़कर उस कढ़ाई में डाल देना। इसकी बात सुनकर मरियम की आंखें खुल गई और अरमान भी मुस्कुरा उठा। ऐसे तो जी उसका हाथ जल जाएगा? बिलाल ने फिक्रमंदी से पूछा। खामोश गुस्ताख, दरमियान में बोलने की इजाजत नहीं। अनादिल ने जोर से अपना हाथ टेबल पे मारा, जिस पर बिलाल सहम गया और मरियम के लिए हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। मेरे मौक्किल यहीं पर मौजूद हैं, इन्हें गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे। अनादिल ने बिलाल को डराया और बिलाल वाकई डर गया। जी जी जी, माफ कर दे जी, गलती हो गई। बिलाल ने डरते हुए इर्द गिर्द देखा, कहीं वाकई कोई मौक्किल आकर उसकी जान ही न ले। अनादिल ने गहरी सांस खारिज करके फिर से बोलना शुरू किया। तो मैं कह रही थी, हाँ याद आया, तुमने पूरे 5 मिनट तक उसका हाथ कढ़ाई में रखना और उसके बाद उसके सर से इश्क विश्क का जिन उतर जाएगा। और अगर फिर भी वो उस लड़की का नाम ले तो फिर से ये वजीफा करना। दोबारा खुदकुशी का ख्याल भी नहीं आएगा उसे। अनादिल ने लापरवाही से कहा, जिस पर मरियम वहां से उठकर चली गई। अब वो मजीद अपनी हंसी नहीं रोक सकती थी। ये वजीफा काम करेगा बाजी? बिलाल ने डरते हुए अनादिल से पूछा। हाँ बिल्कुल, 100%, अनादिल ने पुर यकीन अंदाज में कहा, जिस पर बिलाल ने अस्बात में सर हिलाया और अरमान ने मुस्कुराकर अपना सर झटका और आगे की जानिब बढ़ गया। चलो भागो यहाँ से। अनादिल ने इसे जाने का इशारा किया, जिस पर बिलाल उठकर खड़ा हो गया और जाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए। ओए रुको, अनादिल ने पीछे से उसे आवाज दी। जी? बिलाल इसकी जानिब पलटा। इस दुनिया में ना कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता। कितने पैसे हैं इस वक्त तुम्हारे पास? अनादिल के कहने पर बिलाल ने अपनी जेब से वॉलेट निकाला। वॉलेट में पूरे 15,000 थे, जिसे देखकर अनादिल की आंखें चमक उठी। इतने में इनकी तीनों मनपसंद किताबें आ जाएगी। अनादिल वो पैसे बिलाल के हाथ से उचक ली और इसे जाने का इशारा किया। बिलाल के वहां से जाने के बाद मरियम अनादिल के पास आई और हंस हंस कर इसका बुरा हाल था। यार क्या वजीफा बताया तुमने? हंसने की वजह से इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और अनादिल भी हंस दी। मेरा बस चले ना तो मैं इस दुनिया के हर लड़के और लड़की को यही मशवरा दूंगी जिन पर खुदकुशी का भूत सवार है। अब वो दोनों कैफेटेरिया से बाहर निकल कर ग्राउंड की तरफ जा रही थी। अच्छा जी, मरियम ने मुस्कुराकर अनादिल की तरफ देखा। हाँ तो और नहीं तो क्या, अपनी नस काट लेना, पंखे से लटक जाना, नींद की गोलियां खा लेना, ये भी कोई भला तरीका है? अगर इतनी सच्ची मोहब्बत है तो एक दफा खोलते हुए तेल में हाथ डालकर देख लें। 100% गारंटी से कहती हूँ अगली 2-3 हफ्ते तक अपने महबूब का ख्याल भी नहीं आएगा और अगर फिर भी किसी को ख्याल आया तो फिर मैं मान लूंगी कि मोहब्बत सच्ची है। अनादिल की बात पर मरियम ने अस्बात में सर हिलाया। वो ठीक कह रही थी, ये खुदकुशी कर लेना किसी मसले का हल नहीं। एक शख्स की मोहब्बत की खातिर अपने बूढ़े माँ बाप को तकलीफ देना कहाँ की अक्लमंदी है। अभी वो दोनों बातें ही कर रही थी तभी अचानक कुछ तालिब इल्म भागते हुए बाहर की जानिब जा रहे थे। अनादिल और मरियम दोनों परेशान हो गई। मरियम ने एक लड़की को रोककर उससे वजह पूछी। क्या हुआ, तुम लोग भागकर कहाँ जा रहे हो? वो बाहर बिल्डिंग पर एक लड़की खुदकुशी करने जा रही है। लड़की ने हाँफते हुए जवाब दिया और आगे बढ़ गई। इसके जाने के बाद अनादिल और मरियम भी इसी सिमत भागी। उफ, आज हर किसी को खुदकुशी का शौक क्यों चढ़ा है? मरियम झुंझलाते हुए कहा।
हॉल के कमरे के एक साइड पर शीशे की बड़ी सी डाइनिंग मेज पड़ी थी, जिस पर शयन शहाना अंदाज में सद्र कुर्सी पर बैठा नाश्ता कर रहा था। डाइनिंग मेज के इर्द गिर्द 12 कुर्सियां तरतीब से रखी हुई थी, मगर सब की सब खाली थी, क्योंकि इस वसी कदीम मगर स्टाइलिश बंगले का वाहिद मकी था। इस्लामाबाद में वाक़ई खूबसूरत बंगला था। इसका इंटीरियर मुनफरिद और दिलकश था। बंगले की दीवारों पर बेशकीमती फ्रेमों में जुड़ी कुछ तस्वीर थी। लॉन में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। इस बंगले की हर चीज दूसरे की तवज्जो अपने जारी मबजूल करने वाली थी। अभी वो नाश्ता कर ही रहा था कि नसीमा बुआ चल कर इस्तक आई। शयान ने नजर उठाकर खुशगवारियत से उन्हें देखा। आइए बुआ, नाश्ता करें मेरे साथ। नहीं बेटा, आप कीजिए, मैं कर चुकी हूँ, नसीमा बुआ ने नरम लहजे में कहा। वो इस घर में शयान की पैदाइश से पहले की काम करती थी, मगर इनकी हैसियत घर की मकीनों जैसी ही थी। शयान भी इनकी बहुत इज्जत करता था। वो मुझे आपसे बात करनी थी, नसीमा बुआ ने हिचकिचाते हुए कहा। जी कहिए बुआ। शयान ने अपने कप में चाय उंडेली और साथ ही साथ नसीमा बुआ को सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठने का कहा। कुर्सी पर बैठने के बाद वो कुछ लम्हे इज़्तिराब का शिकार हुए। जी साहब जी का फोन आया था। काफी मोहतात अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया, क्योंकि वो शयान के मिजाज को अच्छी तरह जानती थी। बेशक वो इनकी बहुत इज्जत करता था, मगर गुस्से की हालत में वो किसी का कोई लिहाज नहीं करता था। वो जो कप लबों तक लेकर जाने ही वाला था, नसीमा बुआ की बात सुनकर इसका हाथ वहीं रुक गया, मगर इसने जबान से कुछ न कहा। नसीमा बुआ कुछ लम्हे तक इसके चेहरे के तासुरात जानने की कोशिश करने लगी, मगर इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ मोहतात अंदाज में उन्होंने एक बार फिर कहा, मगर मैं नहीं करना चाहता। शयान ने चाय का कप वापस मेज पर रखा। वो बाप है आपके, अगर आप। नसीमा बुआ की बात मुकम्मल होने से पहले ही शयान ने अपना हाथ जोर से मेज पर मारा और कप से चाय के कुछ घूंट छलक कर बाहर गिरे। इसके इस तरह हाथ मारने पर नसीमा बुआ भी सहम गई, मगर आज वो पक्का अहद करके आई थी कि वो हर हाल में इस बारे में बात करेंगी। एक बार बात कर लेने से क्या होगा। उन्होंने काफी हिम्मत जमा करके कहा, नहीं का मतलब नहीं होता है बुआ। शयन ने सरता सुरात के साथ नसीमा बुआ को बावर करवाया, जबकि अपने बाप का जिक्र सुनते ही शयन का सारा सुकून दरहम बरहम हो चुका था। अपने बाप से भी कोई इस तरह नाराज होता है क्या। वो आज किसी सूरत हार मानने वाली नहीं थी। बाप, किस बाप की बात कर रही है आप बुआ। उस बाप की जिसने मेरी माँ को सिवाय दुख और अजियत के कुछ नहीं दिया, या फिर उस बाप की जो मुझे इस वक्त छोड़कर चला गया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, या फिर उस बाप की जो मेरी माँ के मरने पर भी उसे कांदा देने नहीं आया। हाँ बोले। शयान के माथे पर उभरी हुई रगे इसकी अंदरूनी कल्फशार की कासी कर रही। उसकी भूरी आंखों में कर्ब साफ छलक रहा था। नसीमा बुआ ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और शयान भी कुर्सी से उठा और इसने साथ रखा हुआ फोन और गाड़ी की चाबी उठाई। अब इसका इरादा ऑफिस जाने का था। आप नाश्ता तो कर लें, जितना करना था उतना कर चुका हूँ, और हम दोबारा इस मौजू पर बात नहीं करेंगे। शयान ने जैसे उन्हें बावर करवाया। ठीक है, मैं दोबारा इस मौजू पर बात नहीं करूंगी, मगर फिर आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। नसीमा बुआ अब कुर्सी से उठकर इसके मुकाबिल खड़ी हो चुकी थी। कैसी बात। आप शादी कर लें। आप कहते हैं तो मैं आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लेती हूँ, या फिर आप किसी को पसंद करते हैं, या फिर किसी से मोहब्बत। मोहब्बत। नसीमा बुआ का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वो बेयकीनी से बोल उठा। हा हा हा। मीर हाउस की दीवारों से शयान का फर्क शिगार कह कहा, मगर खोखला कह कहा टकराया। मोहब्बत, और वो भी मैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। अंदाज तमस्कुराना था। इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की बनी ही नहीं है जो शयान मीर के दिल को फतह कर सके, और वैसे भी फिलहाल मेरा शादी करके किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं है, तो आप इस बारे में मत सोचें। शयान ने एक मुस्कुराहट नसीमा बुआ की तरफ उछाली और उजलत भरे अंदाज में अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखा और आगे बढ़ गया, और नसीमा बुआ ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। बाहर काफी सारे स्टूडेंट्स का हुजूम इकट्ठा था। इसने इस लड़की को नीचे उतरने का कह रहे थे और कुछ वीडियोस बनाने में मसरूफ थे। शांजे, शांजे नीचे आओ। एक लड़की ने उसे पुकारा। कोई इसे बचाता क्यों नहीं है। अनादिल ने अफसोस से इर्द गिर्द खड़े हजूम की तरफ देखा। भाग दौड़ और शोर मचने की वजह से अरमान भी वहां तक आ गया। लड़की को बिल्डिंग पर खड़े देख वो फौरन भागकर ऊपर गया, जबकि बिल्डिंग पर खड़ी शांजे का दिमाग बिल्कुल शांत था। इससे पहले कि वो कूदती, अरमान ने एक झटके से
खींच कर बचा लिया। आज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और स्टाफ बहुत कम था क्योंकि ये वाक़या इंग्लिश डिपार्टमेंट में हुआ था, लिहाजा डिपार्टमेंट के हेड होने की हैसियत से प्रोफेसर रहमान ने आकर नीचे तालिब इल्मों को वहां से हटाया। अब शानज़ प्रोफेसर रहमान के ऑफिस में मौजूद थे और प्रोफेसर पिछले 15 मिनट से इसे सवाल जवाब कर रहे थे और वो सर झुकाए बैठी थी। सामने सोफे पर अरमान टांग पे टांग जमाए बैठा था। अनादिल प्रोफेसर रहमान के ऑफिस की तरफ भागी थी। दिल दिल देखो, ये हमारा मसला नहीं है, प्लीज इसमें मत पड़ो। मरियम ने इससे बाजू से खींचकर मिन्नत की, जबकि अनादिल इसके हाथ से अपना बाजू छुड़वाकर आगे भागी और मरियम ने अफसोस से सर झटका। जाने लड़की अब क्या करने वाली थी। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अनादिल बगल नौ के अंदर जा चुकी थी। ये क्या तरीका है मिस अनादिल? प्रोफेसर रहमान के लहजे में नाराजगी थी। सॉरी सर, मुझे न आपसे एक टॉपिक समझना था, मुझे नहीं पता था कि आप बिजी है। अनादिल अब प्रोफेसर रहमान की मेज तक पहुंच चुकी थी और प्रोफेसर रहमान को भी काफी हैरत हुई। आज से पहले तो वो कभी भी इस तरह इनके ऑफिस में नहीं आई थी और अरमान इसे पहचान चुका था। ये वही लड़की थी जो कुछ देर पहले एक लड़के को वजीफा बता रही थी। अनादिल ने नजर घुमाकर शांति की तरफ देखा जो कि सामने वाली कुर्सी के कुर्सी पर सर झुकाए बैठी थी। अरे शांजे, तुम यहाँ? अनादिल के लहजे में हैरानगी थी। अनादिल के इस तरह कहने पर प्रोफेसर रहमान, अरमान, यहाँ तक कि शांजे ने भी नजर उठाकर उसे देखा। आप जानती है इन्हें? सवाल प्रोफेसर रहमान की तरफ से किया गया था। जी सर, बहुत अच्छी दोस्त है ये मेरी, बल्कि फैमिली फ्रेंड्स हैं हम। अनादिल के इस तरह कहने पर शांजे ने बगौर सामने खड़ी लड़की का जायजा लिया। बहुत याद करने पर भी इसे याद नहीं आया कि वो किसी बुर्के वाली लड़की को जानती है, क्योंकि शांजे काफी ब्रॉड माइंडेड खानदान से ताल्लुक रखती थी। इसका अंदाज इसके कपड़ों और इसके हुलिये से बखूबी लगाया जा सकता था। जीन्स टॉप, ब्रांडेड जूते, कानों में डायमंड के नन्हे नन्हे टॉप्स और मेकअप से अटा हुआ चेहरा, वो किसी बहुत ही अमीर घराने की लगती थी। बेटे बैठिए मिस अनादिल। प्रोफेसर रहमान ने इसे बैठने का कहा और अनादिल की तो दिल की मुराद पूरी हो गई। वो भी तो यही चाहती थी। आपको पता है उन्होंने क्या किया है? क्या सर? अनादिल ने खुद को हर चीज से ताल्लुक जाहिर किया। इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या खुदकुशी? और वो भी शांजे? हो ही नहीं सकता, यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। अनादिल की बात सुनकर मरियम ने इसे सराय बिन सराय बिना ना रह सकी। वो वाकई कमाल की अदाकार थी। अच्छा, तो फिर आप ही बता दें कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर क्या कर रही थी? प्रोफेसर रहमान ने एक और सवाल किया, जबकि अरमान हनूज खामोश था। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर? अनादिल ने हैरान होने की अदाकारी की। जी, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर। शांजे ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, ये तो कब से अपना मुंह सिल कर बैठी है, मजाल है जो एक लफ्ज भी कहा हो उन्होंने। प्रोफेसर रहमान की बात सुनकर अनादिल ने शुक्र का कलमा पढ़ा, यानी गेम अब पूरी तरह उसके हाथ में थी। शांजे, तुमने सर को क्यों सच नहीं बताया? आपकी बार अनादिल ने शांजे को मुखातिब किया, जिस पर प्रोफेसर रहमान और अरमान दोनों शांजे की तरफ मुतवज्जे हुए और शांजा बिल्कुल सुन थी। तुम रहने दो, मैं ही बता देती हूँ। इससे पहले शांजे कुछ कहती, अनादिल पहले ही बोल उठी। सर, शांजे वहां खुदकुशी करने नहीं गई थी, बल्कि सेल्फी लेने गई थी। जहां अनादिल की बात सुनकर प्रोफेसर रहमान का दिमाग फक से उड़ा था। वही अरमान को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था जो कुछ इसने सुना है। वो सच है भी या नहीं? और शांजे भी हक्का बक्का रह गई थी और बाहर खड़ी मरियम का दिल चाह कि वो किसी दीवार में अपना सर दे मारे। सेल्फी? प्रोफेसर रहमान के लहजे में हैरत थी। जी सर, वो एक्चुअली शांजे की ना अपने दोस्तों के साथ शर्त लगी थी कि वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर सेल्फी लेगी। हालांकि मैंने इसे मना भी किया था कि ऐसे दोस्तों से दूर रहे, मगर आपको तो पता है ना आजकल की जनरेशन का। अनादिल की बात सुनकर प्रोफेसर रहमान को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। जो भी है मिस अनादिल, ये एक हाई प्रोफेशनल केस है, हमें इनके वालिदैन से बात करनी होगी। प्रोफेसर रहमान ने गहरा सांस खारिज करते हुए नहायत ही तहम्मुल से कहा, नहीं सर, प्लीज ऐसे मत कीजिएगा। अंकल को तो पहले 2 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं। ये बात सुनकर नहीं तीसरा भी आ जाएगा। मैं वादा करती हूँ आपसे, बल्कि गारंटी लेती हूँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इसकी बात सुनकर प्रोफेसर रहमान ने नफी में सर हिलाया। वो किसी तौर पर भी इसकी बात से मुत्तफिक नहीं थे, मगर अनादिल तो फिर अनादिल थी। आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद वो प्रोफेसर रहमान को कायल करने में कामयाब हो चुकी थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी कि प्रोफेसर साहब को आगे बहुत जगह जवाबदार होना होगा, मगर वो फिर भी अनादिल की बात पर मुत्तफिक हो गए। तो ये थी व्यूअर्स एंड रीडर्स हमारी आज की इस नावल की पहली किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। चले जी, इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें। और अब मुझे दीजिए इजाजत, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।